चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करें पी ब्लॉक, राइट? तो सबसे पहले बेटा काम की बात सुनते चलना। सबसे पहला काम की बात क्या बेटा? आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम पी ब्लॉक में अभी बोरोन फैमिली एंड कार्बन फैमिली की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले आप लोग ध्यान रखोगे क्या है वो? NH2 NP126, राइट? तो है ना, अगर बोरोन फैमिली की मैं बात करूं तो बोरोन फैमिली की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2 NP1। जबकि कार्बन फैमिली की, ये बोरोन फैमिली की बात हो रही है ना, ये बोरोन फैमिली की बात हो रही है। और कार्बन फैमिली की मैं बात करूं बेटा, तो कार्बन फैमिली का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2NP2, राइट? इतना क्लियर है ना? हाँ, चलो मैं मिटाते जाऊंगा ना साथ साथ, ओके? चलिए, ये हो गया। अब जैसे बेटा, तो यहाँ पर बेसिकली ये फर्स्ट आपका जो पेज है, इसमें आपको बस क्या देखना है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप लोग को यहाँ पे नजर आ रहा होगा। अरे आ रहा है, नहीं आ रहा है? स्पॉटलाइट में दिखाता हूँ आपको बेटा, यहाँ पर ये स्पॉटलाइट, ये एक सेकंड कहाँ गया? ऐसा, ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NH2NP126, राइट? ठीक है ना? और ये रहा, और इसका कलर कर है रेड, ओके। हाँ, अरे हाँ, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक, 1 मिनट। हाँ, तो ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP126, राइट? तो सबसे पहले आपको देखो, एक बार रीडिंग सब मारना ना, रीडिंग आपको सब करना है, लेकिन मैं जो बताते जा रहा हूँ उसको आप लोग को मेनली ध्यान में रखते चलना है। क्लियर है बेटा? यस सर। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आगे बढ़े बेटा? यस सर। हाँ, ओके, नेक्स्ट। अच्छा, क्या हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा है बेटा? सर हमने पढ़ा है। क्या हम इनर्ट, बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? सर जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं तो हाँ, स्क्रीन पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो हाँ, लोअर वेरी गुड। स्टेट वाला होता है वो ज्यादा स्टेबल जाता है हायर हाँ, से। वेरी गुड। तो ये बेटा बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम में बात करें तो ये जो है पी ब्लॉक में मेनली कौन कौन से बेटा? बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली में होता है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। इधर बेटा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसमें हमने देखा था कि यहाँ पर जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो बेसिकली जो होता है ना, ये तीन, ये कौन से, ये तीन पे काम करता है। और इसमें बेटा जो इसका इफेक्ट प्रॉपर, जो इसका इफेक्ट काम करता है वो कहाँ लगता है बेटा? सिक्स वाले नीचे वाले। किस पे? थैलियम में। इधर पीबी में, और इधर क्या बेटा? बिस्मथ में, राइट? तो इसमें होता क्या है बेसिकली, इसमें इनका जो जेड इफेक्टिव है वो बढ़ जाता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ जाने की वजह से क्या होता है बेटा? जो 6H2 जो होता है वो बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट नहीं करता। सिर्फ 6p में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बेटा 1 से 3 तक लेके, थैलियम, पीबी और बिस्मथ। ठीक है, थैलियम में 1 इलेक्ट्रॉन है, पीबी में 2, 6p में, और बिस्मथ में 3। तो यही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, राइट? तो क्या मतलब है कि बेटा, मतलब ये है कि ये जो होते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कम स्टेबल होते हैं। मतलब अगर आप इनर्ट पेयर इफेक्ट हमने पढ़ा है तो आपको याद होगा कि जो सबसे लास्ट वाले जो एलिमेंट होते हैं, ये जो होता है बेटा, ये अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होगा, ये भी अपने लोअर में, और ये भी अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब टॉप टू बॉटम आते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या होती जाती है बेटा? बढ़ती बढ़ती जाती है। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर है बेटा इतना? यस सर। अब हम लोग बोरोन फैमिली में आते हैं, बोरोन फैमिली। तो चलो यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे बेटा इनर्ट, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, देखो ये ग्रुप नंबर 13 दिखाई दे रहा है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2NP1। हाँ, समझ में आ रहा है बेटा? और ये देखो, तो ये जो होते हैं बोरोन फैमिली जो होते हैं, बोरोन फैमिली जो होते हैं बेटा, ये NH2NP1 होते हैं। तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करता है अगर तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट यूज करें, और साथ में +1 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जब ये सिंगल एक इलेक्ट्रॉन यूज करे NP का। तो ये +3 और +1 दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। लेकिन फिर से ध्यान में रखना कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाते हैं तो बढ़ती की घटती है? बढ़ती है। ठीक है ना? मतलब ऊपर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं, लोअर, और नीचे वाले जो होते हैं वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है। सबको क्लियर?
यस सर। चलो Yes. ओके, वेरी गुड। अब फिर से आगे बढ़ते हैं बेटा यहाँ से। अच्छा, अब यहाँ पे जो बातें लिखी हुई है, जब आप इसको पढ़ोगे बेटा, तो ये सारी चीजें ना इनट पेयर इफेक्ट के लिए लिखी हुई है, ठीक है ना। ये सारी जो बातें हैं एक बार फास्ट भले रिवाइज कर लेंगे, आप लोग रीडिंग कर लेंगे बाद में। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात और बेटा, एक बात और यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए क्या, कि बोरोन फैमिली में ना, बोरोन फैमिली में बोरोन, एल्यूमिनियम, ठीक है ना, गैलियम, इंडियम और थैलियम में बेटा एकमात्र जो बोरोन होता है यही क्या होता है बेटा, मतलब ये अगर मैं बात करूँ तो वैसे तो ये नॉन मेटल कहते हैं, लेकिन ये मेटेलॉइड्स होता है। अरे यस और नो? अरे समझ पा रहे हो कि बेटा, आपको याद है ना, भोले शिव आज तेरी आरती, भोले शिव आज तेरी आरती। तो बेटा हाँ, तो यहाँ पर बेसिकली ना देखो, ये जो बोरोन है बेटा, ये मेटल और नॉन मेटल का कैरेक्टर रखता है। नॉन मेटल का कैरेक्टर ज्यादा रखता है, पर फिर भी ये क्या है, मेटलॉइड्स है, इसको मेटलॉइड्स में रखा गया। आपको कई जगह आपको मिलेगा कि बोरोन जो है वो नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल है। सिलिकॉन को भी बोला जाता है बेटा कि नॉन मेटल है, नॉन मेटल, लेकिन स्ट्रिक्टली अगर पूछे जाए तो ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, मेटलॉइड्स है। सबको ये ध्यान में रखना। तो बोरोन को छोड़ के ना बाकी सारे जो होते हैं बेटा ये मेटल होते हैं। बोरोन को छोड़ के बाकी जो सारे हैं वो क्या है, मेटल है। प्लीज बेटा आप लोग कॉपी पेन जरूर रखना ना, और इसमें मैं छोटी छोटी बातें जो भी बताते जा रहा हूँ उसको भी साथ साथ नोट करते चलना। मतलब बोरोन फैमिली में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम में जो बोरोन है, बोरोन ही एकमात्र क्या है बेटा, नॉन मेटल का प्रॉपर्टी रखता है, बाकी सबके सब नॉन मेटल, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि बेटा मेटलॉइड्स। अरे यस और नो? यस सर। और बाकी सबके सब क्या बोल सकते बेटा, ये क्या है, मेटल है, ठीक है। सबको क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। हाँ आगे बढ़ते हैं। तो ये सबसे पहले ये हो गया हमारा बोरोन फैमिली की में हम लोग बात करते जा रहे हैं। ओके बेटा, मैं आप लोग को किसी एक को ना 1 मिनट पहले रिकॉर्डिंग बेटा इनट, चलिए। तो इनट पेयर इफेक्ट में हमने एक बात करा था कि इनट पेयर इफेक्ट में हमने, अच्छा इनट पेयर इफेक्ट हो गया था, सॉरी। उसके बाद हमने बैक बॉन्डिंग भी देखी थी। तो यहाँ पर बेटा बैक बॉन्डिंग में हमने देखा था कि बैक बॉन्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या था बेटा, कि एक के पास क्या होना चाहिए, हमने बैक बॉन्डिंग में पढ़ लिया था। और एक के पास लोन पेयर। हाँ, तो बैक बॉन्डिंग में हमने देखा था, ठीक है ना। बैक बॉन्डिंग में बेटा मैंने जितना बस पढ़ाया ना बैक बॉन्डिंग, बस उतना ही ध्यान में रखना। एक्स्ट्रा अगर आपको मिले पी पाई, डी पाई, पी पाई, पी पाई, इसके अलावा आपको डी पाई, पी पाई भी मिलेगा, उसको छोड़ देना, ज्यादा उसमें करने की जरूरत नहीं है। जितना मैं पढ़ाया बेटा बिग बॉन्डिंग उतना ही याद रखना। समझ पा रहे हो क्या? तो हाँ, तो बैक बॉन्डिंग मैंने बताया था कि एक के पास तो क्या होना चाहिए बेटा, एम्प्टी ऑर्बिटल, जैसे मैंने BF3 के एग्जांपल दिया था। तो बोरोन के पास क्या होता है बेटा, एम्प्टी ऑर्बिटल, है ना। बोरोन के पास होता है क्या, वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट, हाँ वैकेंट पी है, इसको बस वैकेंट होना चाहिए, चाहे वो पी हो चाहे डी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल, और एक के पास फ्लोरीन के पास क्या है बेटा, यहाँ पर लोन पेयर। हाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या करता है BF3 में कि BF और ये F और ये F, तो फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बोरोन को क्या कर देता है, इस तरीके से डोनेट करने की कोशिश करता है। मतलब बोरोन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरी होने की पुरजोर कोशिश होती है। अरे राइट, सही बोल रहा हूँ बेटा? तो इसीलिए तो ये BF3 जो होता है डायमर का फॉर्मेशन नहीं करता बेटा। हमने ये भी बात किया था कि अगर साइज लार्ज हो जाए तो लार्ज साइज में फिर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जब बैक बॉन्डिंग होता है तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पी पाई, डी पाई, मतलब कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड का। बैक बॉन्डिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड के लिए कंडीशन बेटा, पाई बॉन्ड तभी बन पाएगा जब जो साइज होगा ना, जो साइज क्या होगा बेटा, वो क्या होगा, स्मॉल साइज होनी जरूरी। इसलिए तो बेटा कि BF3 में बैक बॉन्डिंग होती है, लेकिन अगर हम लोग बात करें बोरोन की जगह मैं एल्यूमिनियम दे दूं, फ्लोरीन की जगह क्लोरीन दे दूं, तो AlCl में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाती। तो साइज भी इंपॉर्टेंट है। तो अब मैंने आप लोग को इसका कंक्लूजन आप लोग को याद करो, मैंने बताया था कि N2 एग्जिस्ट करता है, N ट्रिपल बॉन्ड N बनता है, लेकिन P2 एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब P ट्रिपल बॉन्ड P नहीं बनाता। राइट, याद आ रहा है बेटा? O2 एग्जिस्ट करता है बट H2 एग्जिस्ट नहीं करता, अगर करता भी है तो पेपर में, है ना। याद आ रहा है बेटा? हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेटा, यहाँ पर ऑक्सीजन की साइज स्मॉल है, और स्मॉल साइज होने की वजह से यहाँ पर पाई बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है, इसलिए ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन H2 एग्जिस्ट नहीं कर पाता। राइट, क्लियर बेटा सबको? चलो, तो ये भी बातें हो गई। तो यहाँ पर ये बैक बॉन्डिंग के बारे में दिया हुआ है कि यहाँ पर पी पाई, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बन सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है ये बेटा ये सारी बातें ये एग्जिस्ट करती है, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड जो होता है बेटा ये बन सकता है।
ठीक है ना, क्योंकि ड्यू टू स्मॉल साइज यहाँ पर पाई बॉन्ड जो बनने वाला पाई बॉन्ड होगा बेटा वो अपने आप में क्या होगा, स्ट्रांग होगा। राइट, क्लियर बेटा? चलिए हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर से वापस से बेटा ये अपन वापस से आ रहे ग्रुप 13 एलिमेंट बोरोन फैमिली यहाँ पर, ठीक है ना। इसके बोरोन के कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं बेटा, जैसे ऑर्थोबोरिक एसिड आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या क्या, जैसे ये हो गया और H3BO, अरे आई एम सॉरी, थैंक यू बेटा। ये देखो ये H3BO3 हो गया, बोरेक्स का ये हाइड्रेट है बेटा Na2BO4O7 × 10H2O। अगर हम लोग यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें, मतलब हाइड्रेट एनहाइड्रस बना दें, तो Na2B4O7 ये क्या होगा, बोरेक्स का एनहाइड्रस फॉर्म होगा। राइट, तो ये तो हाँ, तो जिसको जिसको मैं मार्क करते जाओ ध्यान रखना, तो ये ऑर्थोबोरिक एसिड हो गया, बोरेक्स हो गया, केरनाइट हो गया, ठीक है ना, केरनाइट Na2B4O7 × 4H2O, ये जो होता है बेटा एक केरनाइट होता है। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है ना, तो हाँ, तो केरनाइट इन इंडिया बोरेक्स अकर्स इन क्यूगा वैली लद्दाख एंड सांबर लेक। ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं, बस आपको ध्यान में रखना है ऑर्थोबोरिक एसिड हो गया, बोरेक्स क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, केरनाइट क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है बेटा? बस इसके बाद फिर ठीक है, यहाँ से नीचे अगर देखेंगे बेटा यहाँ पर अब एक बात ध्यान रखने की है कि सबसे देखो, अगर मैं ना एलिमेंट की मैं बात करूं, सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला जो एलिमेंट है, कौन बताएगा बेटा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक है ना। अर्थ क्रस्ट में ध्यान रखना बेटा, अर्थ क्रस्ट में अगर मैं बोलूं, मैं ना एटमॉस्फेयर में नहीं कह रहा हूं ना, ध्यान रखना, किसमें कह रहा हूं? अर्थ क्रस्ट, ठीक है ना। अर्थ क्रस्ट में, ठीक है ना, मतलब आप समझ लो कि भूमि की सतह जो पृथ्वी है ना, अर्थ है ना, उसकी सरफेस पे पाया जाने वाला, ठीक है ना, अर्थ क्रस्ट, स्पेलिंग गलत हो गया क्या बेटा? अर्थ क्रस्ट पे पाया जाने वाला क्या? अर्थ क्रस्ट, हाँ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में, ठीक है ना, पाया जाने वाला सबसे ज्यादा जो एलिमेंट, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वो क्या है? ऑक्सीजन, O2। समझ पा रहे हो क्या बेटा? सेकंड नंबर पे क्या मिलता है? सिलिकॉन। और थर्ड नंबर पे कौन सा मिलता है बेटा? एल्यूमिनियम। लेकिन अगर मैं कहूँ O2, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, बेटा इन तीनों में मेटल कौन सा है? एल्यूमिनियम। तो ये बात ध्यान में रखना कि अगर मैं कहूं कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल कौन सा है? एल्यूमिनियम। तो प्लीज ध्यान रखेंगे, तो यहां पर बेटा ये लाइन देखेंगे पहले, देखो एल्यूमिनियम इज द मोस्ट एबंडेंट मेटल एंड थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अरे समझ पा रहे हो क्या बेटा? तो ये लाइन आप लोग ध्यान में रखेंगे कि एल्यूमिनियम जो है, अगर मेटल की बात करें तो एल्यूमिनियम मेटल जो होता है वो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है। लेकिन अगर एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट में नंबर कौन से आपके आते हैं बेटा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट अगर है तो वो क्या है बेटा? एल्यूमिनियम। एंड अगर और एलिमेंट की जगह अगर मैं मेटल कहूँ, मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, तो वो क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। समझ में आ रहा है क्या बेटा? जी सर। हाँ, क्या बोल रहे हो? चलो एक बार फिर से बेटा, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट कौन सा? ऑक्सीजन। और सेकंड नंबर पे सिलिकॉन, थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम, ठीक है। और थर्ड मोस्ट एबंडेंट, सॉरी, और सबसे ज्यादा मोस्ट एबंडेंट मेटल अगर मैं बात करूं तो वो कौन सा हो जाएगा? क्लियर है बेटा? हाँ, ये ध्यान में रखना। अच्छा, इसके कुछ और कंपाउंड अगर हम लोग देखें बेटा, जैसे अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं, क्या, चलो एल्यूमिनियम के बारे में बाद में बात करेंगे। बॉक्साइट को आप लोग ध्यान में रखना बेटा, यहाँ पर आपको बॉक्साइट का फॉर्मूला दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ, तो ये जो देखें, ये बेटा ये बॉक्साइट है, क्या है? Al2, साथ से लिखते चलना ना बेटा। बॉक्साइट क्या है? Al2O3 × 2H2O। देखो एल्यूमिनियम इसमें पाया जा रहा है, ठीक है ना। क्रायोलाइट अगर देखें तो क्रायोलाइट कौन सा बेटा? ये क्रायोलाइट जो है Na3Al6। मतलब अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम किस फॉर्म में पाया जाता है बेटा? तो बॉक्साइट के फॉर्म में हो गया, या क्रायोलाइट के फॉर्म में ये एल्यूमिनियम, मतलब ये अपने मिनरल्स में इस फॉर्म में ये पाया जाता है। समझ पा रहे हैं बेटा? यस सर। ठीक है ना। तो हाँ, तो फिर से ध्यान रखना, बॉक्साइट एल्यूमिनियम अगर जो पाया जाता है तो वो सबसे ज्यादा बॉक्साइट के फॉर्म में एंड क्रायोलाइट के फॉर्म में ये हमको मिलता है अर्थ क्रस्ट में। क्लियर है बेटा यहाँ तक? चलिए, तो ये हो गया आपका, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बेटा,
अब वापस आते हैं हम लोग बोरॉन फैमिली की हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको बोरॉन फैमिली की मालूम है, मालूम है नहीं मालूम है? मालूम है सर। मालूम है ना, ठीक है ना, क्या NH2NP1। चलिए बेटा एटॉमिक रेडाई की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एटॉमिक रेडाई, रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस की मैं बात करूं बेटा तो अगेन देखो पहले यहां से सुनते चलो फिर से कि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, जहां से सुनते चलेंगे बेटा। क्या हमने पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस के बारे में बात किया था क्या? हाँ सर किया। चलो मुझे एक बात बताओ, मुझे बताओ इसका ट्रेंड इसका क्या होगा। मतलब यहाँ पर अगर मैं साइज की मैं बात करूं, अगर मैं साइज की मैं बात करूं बेटा तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम और थैलियम में साइज का क्या मामला है? क्या मामला है, कौन बताएगा? गैलियम, बोरोन, फिर हाँ, इंडियम, फिर थैलियम। तो सबसे ज्यादा कौन सा है बेटा? बोरॉन, सॉरी, सबसे ज्यादा तो साइज बेटा थैलियम। देखो, सबसे ज्यादा कॉमन बात टॉप टू बॉटम आते हैं तो बढ़ती है कॉमन। हाँ कॉमन बात टॉप टू बॉटम अगर आते हैं बेटा तो नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं तो क्या होती है? एटॉमिक साइज बढ़ता है। बढ़ती है। इंक्रीज होती है। अच्छा एक बात बताओ, रुक जाओ बेटा, मैं तो हम आप लोगों को ना रिवाइज ही थोड़ा सा अच्छे से कराना चाहूंगा। बेटा एक बात बताओ, साइज दो बातों पे डिपेंड करती है, कौन कौन सा? नंबर 1 क्या? जेड इफेक्ट, नंबर ऑफ शेल। हाँ पहले मैं नंबर ऑफ शेल बोल देता हूँ, या जेड इफेक्टिव बोलना चाहो तो वो भी बोल सकते हो आप लोग, तो जिसके भी बोलो, चलो जेड इफेक्टिव। नंबर 1 क्या बेटा? जेड इफेक्टिव। तो यहाँ पर जो साइज जो होता है ना, साइज वो जेड इफेक्टिव के इनवर्स, आई एम सॉरी बेटा, जेड इफेक्टिव क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, ध्यान रखना 1 मिनट ना। जेड इफेक्टिव के कैसे प्रोपोर्शनल होता है? अच्छा ये से नहीं मिटेगा, ये मिटेगा। सर अंडू वाला ऑप्शन नहीं 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 1 मिनट। तो जेड इफेक्टिव बेटा, ये जेड इफेक्टिव के, ठीक है, जेड इफेक्टिव डिपेंड करता है, लेकिन जेड इफेक्टिव के कैसे प्रोपोर्शनल होता है बेटा? ये इनवर्सली। अगर जेड इफेक्टिव मतलब नेट न्यूक्लियर चार्ज या नेट अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो साइज क्या होगी? कम होगी, राइट बेटा? सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना? तो ये नंबर 1 फैक्टर है। और नंबर 2 फैक्टर क्या होता है बेटा? कि साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ शेल के। मतलब शेल नंबर अगर बढ़ेगा तो साइज भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो अगर हम लोग यहाँ पर बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम में टॉप टू बॉटम आते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है, राइट? और हमने बताया था कि ग्रुप में बेटा एक बात बताओ, टॉप टू बॉटम आते हैं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज के डिक्रीज, शाबाश, क्या? कांस्टेंट। अरे भैया जेड थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है सर, लेकिन नॉर्मल जनरल बात बोलेंगे, जनरल बात, हाँ जनरल कांस्टेंट, ठीक है ना? हाँ जनरल बात बोलेंगे तो जेड इफेक्टिव जो होता है वो क्या होता है ग्रुप में? कांस्टेंट होता है। और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है, इसलिए अगर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है तो साइज क्या होती है बेटा? बढ़ना चाहिए था, बट ऐसा साइज नहीं बढ़ना होता। चाहिए, साइज इंक्रीज होती है। तो हम लोग नॉर्मल अगर सोचे तो बोरोन से ज्यादा होता है नॉर्मल अगर बात करें, नॉर्मल बेटा ना, बोरोन से ज्यादा एल्यूमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम, देन ऐसा होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। हाँ लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। ये क्या हो गया जाने क्या? अरे क्या हो गया? है? फिर बैक कर लीजिए ना। हाँ हाँ रुक जाओ बेटा, बैक ही तो नहीं होता। अच्छा कंट्रोल जेड करने से आ जाता है क्या? हाँ हो जाएगा। नहीं है, ओके नहीं आ रहा। 1 मिनट, कोई बात नहीं। ये अब ये पर्सनल आ गया क्या? आ गया, हाँ सर आ गया। चलो सुनो मेरी बात, हाँ पर्सनल में चला गया था, मैं वर्क में आ गया वापस से, ठीक है क्या? चलो पर्सनल कुछ देखा तो नहीं ना भैया? चलो इधर देखो, सही नहीं, सुनो इधर। तो नॉर्मल सोचिए तो बोरोन से ज्यादा एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम, राइट? ठीक है ना? लेकिन हमको कुछ बातें मालूम है, कुछ बातें क्या? ट्रांजिशन, कॉन्ट्रैक्शन और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। गैलियम से पहले बेटा क्या आते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स आने की वजह से, ठीक है ना, गैलियम में कुछ छोटी होता हो है, जाती है। हाँ बेटा गैलियम का जो जेड इफेक्टिव है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और गैलियम का जेड इफेक्टिव बढ़ जाने की वजह से गैलियम की साइज में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। और इसकी साइज एल्यूमिनियम की लगभग क्या हो जाती है बेटा? बराबर हो जाती है। और स्ट्रिक्टली मैं बोलूं तो बराबर नहीं, बल्कि गैलियम की साइज और भी ज्यादा कम हो जाती है। मतलब अगर एल्यूमिनियम और गैलियम में मैं बात करूं बेटा तो गैलियम की जो साइज होती है वो एल्यूमिनियम से
छोटी हो जाती है। अरे राइट, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो हाँ, तो प्लीज ध्यान में रखना कि अगर आप इसका एक्चुअल में ट्रेंड देखें, मतलब साइज का अगर ट्रेंड देखें तो बेटा बोरोन के बाद अब आता है गैलियम। अब तो क्लियर कट ध्यान में रखना ना, ठीक है। बोरोन के बाद आता है गैलियम, और गैलियम के बाद क्या आता है बेटा? एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम के बाद बेटा, अच्छा इसके बाद अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर वापस आ जाए, इंडियम और थैलियम है, इंडियम और थैलियम है। तो थैलियम बेटा, थैलियम से पहले कुछ आता है क्या? थैलियम से पहले क्या आता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट आते हैं, मतलब एफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन आता है, और एफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से यहाँ पर भी बेटा, यहाँ पर जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और साइज जो होती है थैलियम की कम हो जाती है। लेकिन साइज कम होती है, लेकिन बेटा साइज कम होती है और इंडियम की लगभग बराबर होती है। इंडियम और थैलियम की साइज लगभग बराबर होती है, लेकिन फिर भी साइज की मैं बात करूं तो थैलियम की साइज इंडियम से थोड़ा सा ज्यादा ही होता है। समझ पा रहे हो क्या? मतलब प्लीज ध्यान में रखना, ज्यादा या कम? ज्यादा अभी। तो अरे बेटा आप सुनो ना, थोड़ा सा रुक जाओ। चलो आपको मैं ना कम, बेटा मैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ। अभी साइज पढ़ा रहा हूँ, साइज, ठीक है ना। मिक्स नहीं पढ़ना, मिक्स नहीं करना, ठीक है क्या? ठीक है। अभी आपको मैं आपको प्रैक्टिकल डेटा भी दूंगा ना, और आप लोग पीछे पलट के देख लेना जब आप लोग पीरियडिक टेबल पढ़े थे तो प्लीज ध्यान में रखना बेटा। एक बार फिर से, अरे एक बार फिर से करें क्या? ठीक है ना, एक बार फिर से। तो साइज का मैटर अगर हम लोग बात करें, साइज का मैटर अगर हम लोग बात करें, ये सारी चीजें दिमाग में रखने के लिए दिया हुआ था, आप लोग इसको पहले ही पढ़ चुके हो, कॉपी में नोटेड है आपके। अरे है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है बेटा? तो नॉर्मल अगर हम लोग बात करें, तो नॉर्मल अगर बात करें तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज इंक्रीज होनी चाहिए, और होती भी है, लेकिन रेगुलरली इंक्रीज नहीं होती, इरेगुलरली। बोरोन से ज्यादा गैलियम और एल्यूमिनियम, बेटा यही वाले में दिक्कत है, बस इसी वाले में, साइज में इसी में दिक्कत। देन इसके बाद फिर क्या बेटा? इंडियम, और इंडियम के बाद थैलियम। सबको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? हाँ, वेरी गुड। चलिए तो वापस से आ जाते हैं हम लोग। चलो बेटा, यहाँ पर एटॉमिक रेडियस दिख रहा है क्या? हाँ। बेटा इसको मैं आप लोग को ना थोड़ा सा ना पहले डेटा देके समझाता हूँ, डेटा देके याद कराता हूँ। देखो ये डेटा आप लोग को ना, डेटा रटना नहीं है, डेटा रटना नहीं है, ठीक है ना। चलो सुनना मेरी बात सुनेंगे क्या बेटा? चलो देखो, ज्यादा है। हाँ सुनो इधर बेटा, देखो इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज देखना है। एक तो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये ध्यान में रखना। अरे ठीक है क्या? दूसरा ध्यान में रखना एटॉमिक रेडियस। देखो एटॉमिक रेडियस, देखो बेटा बोरोन से एल्यूमिनियम आ रहे हैं, एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ा, लेकिन अरे यस और नो, यहाँ पर 88 है, ठीक है ना बेटा, और यहाँ पर क्या हो गया 143, राइट? ठीक है। अब जैसे ही आगे बढ़े तो गैलियम की साइज क्या होगी बेटा? जेड इफेक्टिव बढ़ जाने की वजह से यहाँ पर कम हो गई। देन फाइनली इंडियम का अगेन साइज बढ़ा है, और उसके बाद फिर इंडियम से स्लाइटली ज्यादा हो गया थैलियम। अगर देखा जाए नॉर्मली तो लगभग बराबर होते हैं, बेटा, लेकिन अगर फिर भी, हाँ एक सेकंड बेटा ना, हाँ तो फिर लेकिन फिर भी अगर स्ट्रिक्टली देखें तो इंडियम की साइज और थैलियम की साइज में थैलियम की साइज ज्यादा होती है। सबको क्लियर क्या? सबको क्लियर बेटा? हाँ चलिए एक बार फिर से, मतलब बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, जो इंपॉर्टेंट बेटा उसी को ध्यान में रखना। बाकी बहुत, ये बस दिक्कत इसी में, बाकी टॉप टू बॉटम गए तो साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है। सबको याद रहेगा? सबको याद रहेगा बेटा? चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो हो गया आपका कौन सा, ठीक है ना, ये एटॉमिक रेडियस हो गया। अरे हो गया ना। अच्छा चलो अब हम लोग बात करते हैं। अब बेटा आयनिक रेडियस को छोड़ देना, आयनिक रेडियस भी देखो। आयनिक रेडियस की अगर बात करें ना बेटा, तो रेगुलरली देखो, यहाँ पे 27 है, फिर 53 है, फिर 62 है, फिर 80 है, ठीक है, फिर 88.5, ये रेगुलरली इंक्रीज हो रही है आयनिक रेडियस जो है। समझ पा रहे हो क्या? ऐसा कैसे सर? होता ही नहीं, यहाँ पर होता है बेटा। आयनिक रेडियस की बात करें, अगर M3+ की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन, अब वहां पर कॉमन ट्रेंड ही अपन मानेंगे, तो वैसे आयनिक रेडियस आप यहाँ से आपको पूछा नहीं जाएगा, एटॉमिक रेडियस ही पूछा जाता है। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट अब आ जाते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है बच्चों? अच्छा आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ा सा हम लोग वापस से रिवाइज कर लेते हैं। अरे कर ले क्या? थोड़ा सा कर ले बेटा। चलो कर लेते हैं एक बार, जितना आपको ध्यान होना चाहिए एक बार फिर से। चलो सुनेंगे मेरी बात ध्यान से ना। बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कौन बताएगा भैया?
किसी भी गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी आइसोलेटेड ना, आइसोलेटेड भी होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसेस आइसोलेटेड, हाँ गैसियस गैसेस एटम से, आइसोलेटेड गैसियस एटम से जब एक इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट सेल से, यस हाँ, तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, राइट, ठीक है ना। सोडियम से जब हम लोग सोडियम +1 बनाते हैं, लेकिन सोडियम क्या होना चाहिए, क्या सॉलिड होना चाहिए क्या, नहीं, सोडियम क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए, आइसोलेट होना चाहिए। जब Na से Na+ हम लोग बनाते हैं तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी। सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा बेटा, अब एनर्जी दे रही है मतलब एनर्जी यहाँ पर क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, मतलब ये हमेशा एक्सो की एंडो, एक्सो की एंडो, एंडो मतलब एंडो मतलब यहाँ पे एनर्जी हमेशा देनी पड़ेगी, ये हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, राइट। अरे हाँ ना बोलो बेटा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसके बाद मुझे एक बात बताना, इसमें हमने ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे बेटा। सबसे पहले कि सक्सेसिव ऑर्डर में हमेशा जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो इंक्रीज होती है, राइट। अगर मेटल है तो मेटल से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, M+1 बना, अरे राइट। तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी अगर मैं IE1 बोलूं, और अब जैसे IE1 में इलेक्ट्रॉन लॉस फ्रॉम इलेक्ट्रॉन लॉस फ्रॉम M मतलब मेटल, अरे IE1 कहूं, IE1 कहूं मतलब सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ, तो IE1 हो गया, M+ से अगर निकालो तो ये IE2 हो गया, ठीक है ना। IE2 में ये M+2 में कन्वर्ट हुआ, M+2 से एक इलेक्ट्रॉन फिर निकालूंगा तो M+3, तो ये हो जाएगा IE3। तो प्लीज इसको ध्यान में रखना कि IE3 ऑलवेज ग्रेटर देन IE2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन IE1। ये ध्यान में रहेगा क्या? यस सर, अरे है, अरे है, ऑलरेडी है ध्यान है में, ना? अरे है कि नहीं, Yes, हाँ, sir. शाबाश। है। तो सक्सेसिव ऑर्डर में आयोनाइजेशन जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। समझ पा रहे हो क्या बेटा? हाँ, वेरी गुड। चलो एक बात तो ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। चलिए अच्छा बेटा, दूसरी बात मुझे बताओ कि बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी में सडन चेंज कहाँ पे आता है? जैसे IE1 से बेटा IE2 गए, IE2 से IE3 गए, लाइक ऐसा। तो सडन कोई आयोनाइजेशन एनर्जी कब वो इंक्रीज होती है? स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर जाता है सर। तो जब इलेक्ट्रॉन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से बाहर निकलता है, अरे यस और नो। जैसे अगर मैं बोलूं बेटा M से, अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, मैं कोई एग्जांपल लेके बात कर लूं कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से निकले मैग्नीशियम+ बना, मैग्नीशियम+ से निकला इलेक्ट्रॉन तो मैग्नीशियम+2 बना, मैग्नीशियम+2 से इलेक्ट्रॉन निकला तो मैग्नीशियम+3 निकला। तो बेटा अगर यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी समझ लो फॉर एग्जांपल 10 है, IE1 10, यहाँ पर IE2 20 है, तो IE3 क्या होगा? क्या 30 होगा क्या? अरे क्या 30 हो गया? अच्छा 30 नहीं होगा, 40 होगा। अरे 30 नहीं होगा, 40 होगा। 40 होगा क्या? बहुत ज्यादा होगा। नहीं 40 नहीं, 50 होगा। अरे 50 होगा क्या? नहीं 50 नहीं, 70 होगा। नहीं 70 होगा क्या? नहीं, ज्यादा होगा, तो ज्यादा ही होगा। हाँ, तो यहाँ पर जो IE3 है ये काफी ज्यादा होगा, 100-150। हाँ, मतलब लगभग 100, 150, 200 के आसपास इसकी, मतलब काफी ज्यादा, वो आपको पता चल जाएगा। 10 से 20 समझ पर, 10 से ये बेटा 10 से 20, लेकिन 20 से 40, 60, 70, 80 नहीं, मतलब काफी ज्यादा। तो IE3 सडन इंक्रीज कब हुआ? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो था वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, Mg+2 का जब कॉन्फ़िगरेशन आप निकालोगे तो बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 होता है। अगर नॉर्मल शब्दों में मैं बोलूं तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद Mg+2 हुआ तो 28 होगा, और 28 क्या होगी बेटा? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो जब भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, IE में हमको सडन ग्रोथ दिखाई देती है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ के आती है, राइट। सबको क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। हाँ चलिए, तो ये तो हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी में। अच्छा बेटा एक चीज मैंने और बताया था, कि इतनी देखो यहाँ पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो IE बढ़ गई, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है, मतलब इसका मतलब है स्टेबिलिटी पे डिपेंड। अरे आयोनाइजेशन एनर्जी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है कि नहीं करती है? करती है ना। वेरी गुड। तो मुझे एक बात बताओगे क्या? बताओगे बेटा? मुझे एक बात बताओ, जैसे अगर मैं बात करूं, मैं एक बात करूं, क्या मैं बात करूं? अच्छा ये Na है, ये Na है और ये Na+ है,
अरे ये Na है और ये Na प्लस है। Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, Na प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 28। मुझे बताओ Na और Na प्लस में आयनिक एनर्जी किसकी ज्यादा? फास्ट जल्दी, Na और Na प्लस में ज्यादा किसकी? Na+ Na की Na प्लस की अरे Na की Na Na प्लस की सर Na प्लस की, कोई दिक्कत नहीं, Na प्लस की। अरे हाँ ना बोलो। अच्छा इसका रीजन क्या है बेटा? इसका रीजन क्या है मुझे बताओ लेकिन तो? सक्सेसिव एनालाइजेशन है, Stable मुझे पता है। हाँ तो यहाँ पर बेटा Na से जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये होगा IE1, यहाँ से निकालेंगे तो इसका ये हो जाएगा IE2, और IE2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन I1 IE1, तो Na प्लस की आयन एनर्जी हमेशा ज्यादा ही होगी। अच्छा अब ज्यादा। मुझे बता दो नियॉन और नियॉन प्लस में, मुझे एक बात बताओ, नियॉन का बेटा, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 28 है। अरे हाँ ना बोलो। और नियॉन प्लस अगर कह दूं, अगर नियॉन प्लस कह दूं तो ये 27 हो जाएगा। बेटा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? फर्स्ट की सेकंड? फर्स्ट की सेकंड? फर्स्ट। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। मुझे एक बात बताओ, नियॉन की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो आयन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? नियॉन की नियॉन प्लस? Na प्लस की ज्यादा होगी सर। क्या बात कर रहे हो? नियॉन की कोई बात नहीं सर, ज्यादा हैं? होती है Na अच्छा प्लस। नियॉन बोलने वाले कितने बच्चे? नियॉन और नियॉन प्लस में नियॉन बोलने वाले कितने बच्चे हैं? जल्दी बताओ फास्ट। मैं हूँ सर। अच्छा आप हो, और कोई बेटा? एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ कितने बच्चे हैंड्स अप करेंगे भाई। कितने बच्चे कहते हैं? नियॉन। आयुष का कहना है, आयुष, अल्फी, उर्वशी, ओके वेरी गुड। और चलो, संस्कार का भी कहना है। अरे कौन क्या कह रहे हो? नियॉन नियॉन की ज्यादा कि नियॉन प्लस की ज्यादा है? नियॉन की ज्यादा नियॉन की, सर शाबाश। नियॉन प्लस। अरे मुझे नहीं पता, मुझे तो बताओ क्यों हो रहे आंसर क्या सर? है? नियॉन की ज्यादा कि नियॉन प्लस की ज्यादा? प्लस जल्दी। आपने तो बोला सक्सेसिव। हाँ क्या स्टेबल होगा नियॉन प्लस की ज्यादा होगी सर। सोच के बोलो यार, प्लस सोच देखो। लॉक नियॉन एक बार फिर से सर, देखो मैं सोच लिए। एक, हाँ नियॉन का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, नियॉन प्लस की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। और आयन एनर्जी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना? आयन एनर्जी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। नियॉन का ज्यादा कि नियॉन प्लस का ज्यादा? नियॉन का सर। नियॉन का ज्यादा। किसका नियॉन ज्यादा? प्लस का ज्यादा। नियॉन का नियॉन ज्यादा। प्लस का ऐसा ऐसा नहीं बेटा, नियॉन नियॉन प्लस और से। नियॉन प्लस में नियॉन प्लस का ज्यादा। देखो दो, इसका है 2-8, इसका है 2-8। नो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं कि नियॉन प्लस का देखो बेटा, देखो ये भले ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखता है, अरे हाँ ना बोलो, ये भले ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखता है लेकिन उस, और ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं रखता लेकिन उसके बावजूद भी नियॉन प्लस का आयन एनर्जी ज्यादा होती है। क्यों? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्योंकि सक्सेसिव बेटा, अभी तो यार ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? तो सर IE2 is always greater than IE1। बेटा प्लीज ध्यान में रखना। हाँ तो सुनो, वेरी गुड बेटा, इसी को ना कितनी बार आप लोगों को रटाया था। क्या रटाया था? पहले एक बार फिर से रटा अरे दो कुछ भी हो बेटा। जाए। चाहे हाँ दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये वाला जो है वो कभी गलत नहीं हो सकता। नहीं होगा। और दूसरी बात कि सर ये क्या मामला है, अभी तो आप बोले हो कि स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, तो यस बेटा स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन एक बात और लिखाई थी मैंने, क्या कि सेम आयन के केस में, अरे क्या सेम आयन के केस में, सेम आयन के केस में आप लोग, ठीक है ना बेटा, ये क्या, अरे क्या स्टेबिलिटी को क्या करेंगे? हाँ, अवॉइड देखिए। करेंगे, मतलब इसको आप कंसीडर नहीं करोगे। अरे यस और नो, नियॉन है और नियॉन प्लस है, तो बेटा यहाँ पर ये ज्यादा स्टेबल है, होने के बावजूद स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा यहाँ से नियॉन से जब इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो नियॉन से क्या बन गया? नियॉन प्लस। नियॉन से क्या बन गया? क्या नियॉन से क्या बन गया? नियॉन प्लस, ठीक है ना? और नियॉन प्लस बना तो जेड इफेक्टिव बढ़ गया इसका, अरे हाँ ना बोलो। और जब जेड इफेक्टिव, अरे नियॉन से नियॉन प्लस गया तो जेड इफेक्टिव बढ़ गया, और जेड इफेक्टिव बढ़ जाने की वजह से क्या, इसके आउटर मोस्ट सेल पे देखो, थोड़ा सा मैं इसको ना एक्सप्लेनेटरी वे में और बताता हूँ। ये है नियॉन, अरे है कि नहीं नियॉन? है ना? कितने इलेक्ट्रॉन इसके पहले? 2। अरे हाँ ना बोलो। अच्छा इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन अब? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना बेटा? 8 है। अच्छा मुझे एक बात बताओगे क्या? जैसे एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाला, तो अब एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो नियॉन प्लस बन गया। अरे बन गया। तो जैसे ही बेटा एक इलेक्ट्रॉन निकाला, मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो अभी उतना ही है। कितने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन? जितना इसका एटॉमिक नंबर है 10। तो प्रोटॉन कितने हैं बेटा? प्रोटॉन भी 10 ही है।
ठीक है ना। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए कि ज्यादा हो गए? 9। 9। पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 थे, अब 9 हो गए। तो भैया इलेक्ट्रॉन कम हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है बेटा पहले 10 थे, अब 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में जो नेट अट्रैक्शन फोर्स वो बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। बढ़ेगा। अरे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा ना। बढ़ेगा ना। तुम 10 लोग को खींच रहे थे, तुम्हारी ताकत जितनी थी, तुम 10 लोग को खींच रहे थे, 10 में से एक भाग गया, तो तुम 9 जो बाकी बचे 9 को आसानी से खींचोगे कि उतनी ही ताकत लगेगा या ज्यादा लगेगा? बिल्कुल आसानी से खींचेंगे। आसानी से खींच लोगे ना। 10 में से एक भाग गया, ठीक है ना, भाग गया तो आपको उसको जबरदस्ती खींचने की ताकत लगानी नहीं पड़ेगी आपको, अब 9 लोग को ताकत लगाओ। तो 9 तो नियॉन के जो न्यूक्लियस है, ये 9 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा बेहतर तरीके से खींच पाएगा। मतलब इसका जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? एकदम लोकल शब्दों में बता रहा हूँ बेटा ना, सिंपल शब्दों में, ठीक है ना। जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। तो जेड इफेक्टिव जब बढ़ जाएगा, मतलब नेट अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो साइज में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। अरे यस और नो? तो साइज तो वैसे भी कम होगी। अरे हाँ ना बोलो। पर काम की बात मैं बोलूंगा कि जो इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन में जेड इफेक्टिव बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन में जो बाकी बचे इलेक्ट्रॉन थे, उसमें जेड इफेक्टिव क्या हो गया? बढ़ गया। तो अब इन जेड इफेक्टिव बढ़ जाने की वजह से अब इन बाकी इलेक्ट्रॉनों को, इनमें से किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी है, जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया है ना, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, तो इसको बाहर निकालने में एनर्जी कम देनी पड़ेगी कि ज्यादा देनी पड़ेगी? ज्यादा देनी पड़ेगी। सबको समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल सर। हाँ। Yes, sir. तो देखो ये कॉमन बात है कि आयरन एनर्जी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन सेम आयन के केस में इसको हम लोग स्टेबिलिटी वाले फंडे को हम लोग कंसीडर नहीं करते। सेम आयन के केस में, सेम आयन मतलब यहाँ पे भी नियॉन है, यहाँ पे भी नियॉन है। अरे मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? तो नियॉन और नियॉन प्लस में बेटा ध्यान में रखना, नियॉन प्लस की आयरन एनर्जी ज्यादा है। भले ही नियॉन ज्यादा स्टेबल है, पर फिर भी नियॉन प्लस की आयरन एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है क्या? हाँ। अरे हाँ ना बोलो बेटा। मैं यहाँ पर आप लोग सिर्फ याद कराने के लिए ऐसे ऐसे बना रहा हूँ ना। हाँ। आप लोग अच्छे से इसको पढ़ चुके हो पहले ही, ठीक है? हाँ। अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़े क्या? यस सर। आगे बढ़ते हैं फिर से। चलिए तो हाँ, तो आयरन एनर्जी में हमने ये बात करी की थी। और क्या बात करी थी बेटा इसके अलावा? आयरन किस पे डिपेंड करती है बेटा? आप लोग थोड़ा सा ना पीरियोडिक टेबल पढ़ लेना भैया ना नेक्स्ट क्लास तक में। अब मैंने आप लोगों को बोलना भूल गया था, लेकिन एक बार पीरियोडिक टेबल आप लोग अच्छे से डिपेंड करती है सर सेल पर। हाँ, तो इसको पढ़ लिया होगा वैसे तो बेटा। और 2-3 चीजें देखो, और ये किस किस बातों पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ शेल। हाँ, एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड करता है। एटॉमिक रेडियस ज्यादा, मैं वापस से आता हूँ बेटा, 1 मिनट ना। ठीक है ना। चलो नंबर 1 क्या बेटा? आयरन एनर्जी, ठीक है ना। ये डायरेक्टली ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। नंबर 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये सिग्मा के। अरे यस और नो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा स्टेबिलिटी के भी। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब, अरे राइट, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक क्या कॉन्फ़िगरेशन। और आपको पेनिट्रेशन पावर कुछ पता है क्या? है ना। तो बेटा पेनिट्रेशन पावर जो होता है, ये पेनिट्रेशन पावर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि पेनिट्रेशन पावर जितना ज्यादा होगा। अरे यस और नो? पेनिट्रेशन पावर बेटा कौन बताएगा? पेनिट्रेशन पावर फिर से समझा दीजिए ना, पिछली पेनिट्रेशन क्लास पावर में नहीं समझा। क्या होता है बेटा? पेनिट्रेशन क्या था? हेलो। पेनिट्रेशन पावर क्या था, कौन बताएगा? बेटा आपको पता है यार, ये न्यूक्लियस है ना। और ये सेम न्यूक्लियस था, ये सेम सेल में एस पी डी एफ की मैं बात करूँ, राइट। सेम सेल में अगर मैं एस पी डी एफ में बात करूँ, किसी भी सेल में, वो थर्ड में फोर्थ में जो भी ले लो, एफ अगर ले रहा हूँ तो फोर्थ ही मानना है ना, एफ तो थर्ड में होगा नहीं। अरे हाँ ना बोलो। हाँ। तो अगर मैं ऐसा कहूँ बेटा, तो एक बार फिर से मैं ये बनाना चाहूंगा कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि न्यूक्लियस है, तो इसमें एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, एफ सबसेल। तो एस सबसेल जो होता है ये मोर क्लोज टू न्यूक्लियस होता है। तो जो जितना ज्यादा क्लोज होगा, उस पे न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। तो पेनिट्रेशन का नाम से मालूम चला बेटा, पेनिट्रेशन मतलब पेनिट्रेट करना। समझ पा रहे हो क्या? खींचना। अरे समझ पा रहे हो क्या? तो एसपीडीएफ में एस सबसेल मोर क्लोज टू न्यूक्लियस होता है। हाँ, मोर क्लोज टू न्यूक्लियस होता है इसलिए बेटा, और इसकी साइज भी स्मॉल होती है। इधर से इधर जाते हैं तो इनकी जो साइज होती जा रही है वो डिफ्यूज होती जा रही है, साइज इंक्रीज होती जा रही है। इंक्रीज हो रहा है तो मोर डिफ्यूज होते जा रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या?
ठीक है ना। तो एस सब सेल पे न्यूक्लियस का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि एस सब सेल मोर क्लोज टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है। सबको क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? तो इसीलिए बेटा NS में जो इलेक्ट्रॉन होता है, NH2 में इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आयंस एनर्जी क्या करनी पड़ती है? ज्यादा। हमको पता नहीं पड़ती, क्योंकि पेनिट्रेशन पावर उसका ज्यादा है। सबको क्लियर? इतनी बातें? चलो, तो ये भी हो गया बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और, आयंस एनर्जी की नेक्स्ट बात फिर से मैं रिवाइज करा दूं क्या, कि बेटा आपको पता है कि कभी भी हम आयंस एनर्जी का ऑर्डर देखें, लिथियम के बाद क्या आते हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और देन नियॉन। अरे राइट। तो बेटा अभी मुझे बताओ, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयंस एनर्जी, कॉमन बात बताएं, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयंस एनर्जी इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज। क्यों? जेड क्योंकि साइज, इफेक्टिव इंक्रीज। क्योंकि साइज छोटा हाँ, साइज कम बेटा क्या हो होता गया। जाएगा? कम होते जाएगा। तो आई क्या होते जाएगा? बढ़ती जाएगी, तो आयंस एनर्जी क्या होते बढ़ती जाएगी। बेटा? आयंस एनर्जी क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। बढ़ते ठीक है ना? जाएगा। डिक्रीज सर, इरेगुलरली बढ़ता है। हाँ, तो नॉर्मल अगर मैं बात करूं तो आयंस एनर्जी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होते जाएगी। अरे हाँ ना बोलो यार। हाँ सर, हाँ ठीक है सर। ना। लेकिन अब अपन अगर मैं पूछता हूँ, बेरिलियम का ज्यादा होगा बोरन से। हाँ, रेगुलरली इंक्रीज की, इरेगुलरली, इरेगुलरली। तो बेटा आपको करना क्या, याद करो, आपको करना क्या था? तो आपको देखना था कि हमें जो वो स्टेबल देखना था, कॉन्फ़िगरेशन रहता है उसको टेबल मार्क मार्क करो। करना अरे था। मार्क करो, मार्क करो। अरे मार्क करो। हाँ, अरे आ जाओ, कहाँ गए? 1 मिनट बेटा ना। तो ये मार्क कर लो। अरे मार्क कर लिया? कर यहाँ लिया, पर ये भी मार्क कर लिया बेटा। तो जिसको भी मार्क किया वो कौन है? वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ, ठीक है ना। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले की आयंस एनर्जी ज्यादा होती है। अरे होती ही नहीं होती है? होती है। तो कितनी ज्यादा होगी बेटा? जस्ट उसके नीबर एलिमेंट से कितनी ज्यादा होगी? जस्ट उसके, हाँ, नीबर एलिमेंट से। तो ये ऐसा मार्क करके इसको आगे बढ़ा दो, मार्क करके आगे बढ़ा दो। तो सबसे ज्यादा कौन है बेटा अभी? अगर मैं डिक्रीजिंग काउंट बोलूं, सबसे ज्यादा नियॉन के बाद किसकी? फ्लोरीन के बाद फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, देन कार्बन, देन फिर बेरिलियम, देन बोरॉन, देन लिथियम। सबको समझ में आ रहा है क्या? एक बार चेक कर लो मैंने क्या लिखा। बेटा ध्यान रखना, पहले मैंने क्या किया? पहले मैंने अरेंज किया। सबसे पहले मैंने क्या किया? अरेंज किया। अरेंज करने के बाद क्या किया? मार्क किया। अरेंज मतलब कौन किसके बाद आता है? अरे हाँ ना बोलो। अरेंज किया, देन मार्क किया, और मार्क करने के बाद मैंने ऑर्डर के फॉर्म में लिख दिया। अरे यस और नो? तो ध्यान में रखना। ठीक है। तो ये चीजें आप लोग, तो बेटा इसके क्वेश्चन हमने करके रखा हुआ है। मैं बस आप लोग को इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ कि आप लोग वापस से पीरियोडिक टेबल को पढ़ने के लिए अपनी थोड़ी सी जरूरत दिखाए। अरे यस और नो? चलो आगे बढ़े बेटा। सर जरा ऊपर जाइए ना सर, एक जगह कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ बोलो। सर वो जो आयनाइजेशन है सर, वो जो सिग्मा है सर, वो शेडिंग बताता है ना? हाँ, स्क्रीनिंग इफेक्ट। यस शेडिंग। हाँ, तो सर शेडिंग एस की सबसे ज्यादा होती है, और अभी आप पेनिट्रेशन पावर बताएं वो भी एस की सबसे ज्यादा होती है सर। तो ये तो इनवर्स रिलेशन हो गया सर। बेटा वैसे नहीं देखते हैं, ठीक है ना। देखो बेटा, देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है, देखो ऐसे, अब वो अलग चीज है, तुम उसको उसमें मत जाओ। जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट हम लोग देखते हैं एस, पी, डी और एफ में। तो एस में सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसका क्या मतलब पता है? इसका स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। स्ट्रॉन्ग क्या? बाहर वाले का आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा? नहीं, हाँ नहीं बेटा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उसकी जेड इफेक्टिव ज्यादा होगी। अरे रुक जाओ, इसको ना बेटा यहाँ पर, अरे नहीं यार मेरे, यार स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है जल्दी से बताओ मेरे को। अंदर वाला मतलब बाहर वाले का अट्रैक्शन अंदर वाले से रोक रहा है। न्यूक्लियस से अट्रैक्शन रोक रहा है सर बाहर वाले का। नहीं, मुझे स्क्रीनिंग इफेक्ट सिंपल तरीके से बताओ कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। यार स्क्रीनिंग को एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या है? शेडिंग इफेक्ट। हाँ, तो शेडिंग का नाम से याद कुछ आ रहा होगा। शेड करता है सर। बेटा देखो एक बात सुनना। हाँ सुन नहीं सर, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन लगती है उसे। हाँ देखो बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट को ना एकदम सिंपल शब्दों में, आउटर मोस्ट शेल पे, ये आउटर मोस्ट शेल है, ये इनर है क्या? ठीक है ना। तो आउटर मोस्ट शेल पे
सेल्फ इलेक्ट्रॉन पे, ये इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला क्या, कौन लगाएगा? इनर सेल इलेक्ट्रॉन। उसके इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन इलेक्ट्रॉन ही लगा पाएगा, नेगेटिव चार्ज लगा पाएगा ना, ठीक है ना। ये ऐसा, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन जो भी मान लो, इसके साथ बगल वाली भी ये ऐसा है ना। तो ये क्या करते हैं, इसको एक रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। तो बेसिकली एकदम सिंपल में बात करूं तो यही जो रिपल्सिव फोर्स है ना बेटा, यही स्क्रीनिंग इफेक्ट है। अब क्या मतलब है इसका, कि ये जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन है ना, ये इनर, अब इसको शील्डिंग कैसे बोला गया, कि जैसे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है ना, ये इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, इस आउटर मोस्ट, ये जो है बेटा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, मैं थोड़ा सा ऐसे दिखाता हूँ, इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ये क्या लगा, अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। हाँ। तो इस अट्रैक्शन फोर्स को ये जो इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये शील्ड करके, अब वो चाहे वो न्यूक्लियस को बोल दो कि न्यूक्लियस को शील्ड कर रहे हैं, या वो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहे हैं, मतलब इन दोनों के बीच में आ रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि न्यूक्लियस को शील्ड कर दिए है, न्यूक्लियस को शील्ड करके जो अट्रैक्शन फोर्स है ना, उसको क्या कर दिया, कम कर दिया, कि भैया तू जितना अट्रैक्शन लगा रहा है ना, इतना अट्रैक्शन तेरे को नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये बीच में आ गए हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो कैसे उसके अट्रैक्शन फोर्स को रोक रहे हैं बेटा, उस पर रिपल्सिव फोर्स लगा के। अरे हाँ ना बोलो, नहीं आया समझ में? हाँ सर आया। है ना तुमको? हाँ बेटा, मतलब तुम बस इतना ही समझना है, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे लग रहा था अट्रैक्शन फोर्स, ये न्यूक्लियस लगा रहा था, तो बीच में आ गया इलेक्ट्रॉन, इनर सेल इलेक्ट्रॉन, तो इसने इसको क्या किया, इसने इससे रिपल्सिव फोर्स लगाया, और रिपल्सिव फोर्स लगा के इसके अट्रैक्शन फोर्स को क्या कर दिया, कम कर दिया। हाँ। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? हाँ सर। तो वो क्या किया, न्यूक्लियस को शील्ड किया ना। हाँ। तो न्यूक्लियस को शील्ड करके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स था, नेट अट्रैक्शन फोर्स था, उसको नहीं, अट्रैक्शन नेट नहीं बोलूंगा, अट्रैक्शन फोर्स को उसने क्या कर दिया, कम कर दिया। हाँ, तो मैं इतना बोलूंगा कि इनर सेल इलेक्ट्रॉन जो उस पे रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, वो किस पे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है ना। अरे हाँ ना बोलो, वही एक्चुअल में क्या है, उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट, मतलब वो उतना अट्रैक्शन फोर्स क्या कर दिया, कम कर दिया, जितना वो रिपल्सिव फोर्स लगा रहा था। यस सर। ठीक है ना बेटा, तो एकदम और सिंपल अब सब। पेनिट्रेशन से सर इसको रिलेट कीजिए। हाँ, अभी सुनो। तो अभी यहाँ पर सिग्मा एस का ज्यादा होता है, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। इसका क्या मतलब है, क्योंकि ये साइज का मैटर है यहाँ पर, ये नजदीक का मैटर नहीं है कि न्यूक्लियस के नजदीक है, इसका मैटर नहीं है, साइज का मैटर है। मुझे एक बात बताना, यहाँ पर एस की साइज क्या होती है, स्मॉल होती है। हाँ। तो बेटा स्मॉल साइज है, तो इसमें लगने वाला जो रिपल्सिव फोर्स है वो बेटा स्मॉल साइज का क्या मतलब है कि इसका सिर्फ स्फेरिकल है, पी का जो होता है वो डंबल शेप होता है, इसका डबल डंबल होता है, किसका, डी का, और एफ का तो किसी ने बताया ही नहीं पाए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा डिफ्यूज होता है, उसका बस ये लिखा आता है कि डिफ्यूज है। अरे राइट, इसका एफ का, अरे हाँ ना बोलो। तो मुझे एक बात बताओ, बेटा इसका जो शेप है रेगुलर शेप स्फेरिकल, इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन यहीं पे रोटेट कर रहा है, कितना डिलोकलाइज्ड है। हाँ इतनी ही जगह पे, मतलब इसके पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो इतने में ही है, इतनी जगह पर है। तो हाँ। इसमें जो लगने वाला रिपल्सन फोर्स होगा बेटा वो ज्यादा होगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन बस होगा। इसी, यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड, इसका क्या डबल शेप, इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है, मतलब इलेक्ट्रॉन का एरिया बढ़ गया, इसमें लगने वाला रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर पी की मैं डी की मैं बात करूँ तो इसका एरिया और भी ज्यादा बढ़ गया है, ऐसा, तो वहां पर लगने वाला रिपल्सिव फोर्स और कम हो गया, और एफ में सबसे कम। तो ये सिग्मा इस तरीके से है, मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? हाँ सर समझ रहे हैं। क्लोजनेस से नहीं है, हाँ ठीक है, तो इसको उसके साथ मत मिक्स करना। ठीक है सर, आप ये एक पेनिट्रेशन और ये सिग्मा वाला सर लेकर कोई एग्जांपल बता सकते हैं, कोई बेटा एलिमेंट इसको मत रिलेट करो ना यार, ऐसे मत कंपेयर करो, वैसे करोगे ना तो क्वेश्चन नहीं बना पाओगे आप, समझ पा रहे हो क्या? वो उसको पेनिट्रेशन पावर उसको अलग ही तरीके, देखेंगे, दोनों एक दूसरे को oppose कर रहे हैं। बेटा इसलिए नहीं देखो समझ रिपल्सिव, एक बात मुझे बताओ, देखो हाँ। एक बात मुझे बताओ, ये एस सबसेल है ना, हाँ बिल्कुल इसमें है। मैंने ये एस सबसेल पे ये न्यूक्लियस है, ये अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा था, लगा रहा था इसमें, तो हमने इसमें सिग्मा देखा, सिग्मा देख के हमने देख लिया कि जो जितना ये लगा रहा था उतना नहीं लगाएगा, बल्कि थोड़ा सा कम लगाएगा, क्योंकि इसमें हमने सिग्मा निकाल लिया। अरे हाँ ना बोलो। देखो फिर से बोल रहा हूँ, एक सेकंड बेटा, मेरे को ना
देखो 1 मिनट के लिए, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है ना? हाँ। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एस सबसेल में है। हाँ एस सबसेल में है क्या? समझ लो है। बीच में कहीं कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बीच में कहीं कोई इलेक्ट्रॉन ठीक है। नहीं है बोल रहा हूँ, नहीं है। अब मान लो हाँ। नहीं है, मान लो नहीं है, तो इस पर मान अट्रैक्शन लिया। फोर्स लगाया बिल्कुल। पूरा। अब हाँ। अब मान लो, अब यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रॉन, आगे इलेक्ट्रॉन हाँ। मान लो, हाँ। तो जो जितना अट्रैक्शन पहले था क्या अभी भी उतना ही अट्रैक्शन होगा क्या? नहीं, कम हो जाएगा। अब अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मैं इसको बेटा ऐसे ऐसे डॉट में दिखा रहा हूँ, ठीक है ना? अरे हाँ ना बोलो, ये नेट अट्रैक्शन फोर्स है। तो बेटा यहाँ पर अब नेट अट्रैक्शन फोर्स है, तो बेटा यहाँ पर अब जो सिग्मा था, जो इतना सिग्मा जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा था वो ऑलरेडी माइनस हो गया ना, तभी तो नेट जेड इफेक्टिव आया। अरे ये नेट अट्रैक्शन फोर्स क्या है? नेट जेड इफेक्टिव है कि नहीं? हाँ। समझ में आ गया? और ये जेड था, जेड मतलब जितना एटॉमिक नंबर उतना उसके पास प्रोटॉन था, तो वो उस पर इलेक्ट्रॉन लगा रहा था जितना वो लगा सकता था। और मैंने ये मान लिया था कि इनर सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये मान लिया था, राइट? अब मैं इनर सेल में इलेक्ट्रॉन मान रहा हूँ, तो अब यहाँ पे जेड नहीं देखूंगा, अब यहाँ पे मैं जेड इफेक्टिव देखूंगा। तो जेड इफेक्टिव मतलब अब नेट अट्रैक्शन फोर्स देखने के बाद अब फिर से ये एस है, ये पी है, ये डी है, ये एफ है, फिर जेड मैं पहले ही निकाल के माइनस कर चुका हूँ ना। तो बेटा अब जो होगा, अब ये एक एस पे भी सिग्मा लग रहा था, पी पे भी सिग्मा लग रहा था, डी भी सिग्मा लग रहा था, एफ भी सिग्मा लग रहा था। वो सिग्मा मैंने निकाल के मेन जेड इफेक्टिव इन सबका निकाल लिया है। जेड इफेक्टिव मतलब नेट अट्रैक्शन फोर्स, उसके बाद भी जेड पे लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा है क्योंकि वो मोर क्लोज टू न्यूक्लियस है। तो अभी आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि मैंने सिग्मा उसमें लगा के सिग्मा निकाल दिया ना, तभी तो जेड इफेक्टिव बचा ना। पेनिट्रेशन माइनस स्क्रीनिंग वो हमारे जेड इफेक्टिव देगा, है ना? और उससे हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी को कोरिलेट करेंगे, है ना? पेनिट्रेशन क्या बोल रहे हो? माइनस स्क्रीनिंग। बेटा स्क्रीनिंग को ना हमने पहले ही निकाल दिया है, तो अब स्क्रीनिंग अलग से एक टॉपिक था कि हमको पता चला कि इसमें नेट अट्रैक्शन फोर्स इतना लग रहा था। तो पेनिट्रेशन पावर में जब भी हम लोग एसपीडीएफ की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें ऑलरेडी स्क्रीनिंग इफेक्ट लग चुका था, और लगने के बाद जो उसमें अट्रैक्शन फोर्स देख रहे थे ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, मतलब जेड इफेक्टिव बताता है पेनिट्रेशन। जेड इफेक्टिव, यस। तो जेड इफेक्ट नेट अट्रैक्शन फोर्स की बात करेंगे ना बेटा हम लोग। जी सर, जी सर। सबको समझ में आ रहा है ना? इसलिए उसको रिलेट नहीं करो, ठीक है? चलो आगे बढ़ो बेटा। मैं ना आप लोगों को ना समझा के ना लंबा खींच रहा हूँ, लग रहा है पी ब्लॉक इतना लंबा नहीं है ये। चलो वापस आते हैं। आप लोग पढ़े तो हो ना यार? हाँ, क्या सर? मतलब ये पढ़े तो हो ना? यस सर, इसको फिर से पढ़ेंगे हाँ फिर से पढ़ेंगे। फिर से पढ़ोगे? वाह शाबाश, यही काम रह गया मेरा, है ना? चलो आपके तो बच्चे है ना? सुनो, हाँ ठीक है बेटा, सुनो इधर सुनो इधर। क्या बोल रहा था मैं, कहाँ पे था भाई मैं? सर आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन आयनिक एंथैल्पी रेडियस। से तो डिस्कस कर रहे थे। आयनिक रेडियस बेटा, तो अगेन देखो, सर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिस्कस कर रहे थे। हाँ देखो फिर से क्या मैं बोल रहा हूँ, तो नहीं यार मैं क्या बता रहा था? सर अब आयनाइजेशन हाँ। एंथैल्पी। मतलब ऐसा कि इरेगुलरिटी इंक्रीज होती है, वही उसी हाँ। के बारे में बात कर रहे थे ना हम लोग, और किस बात पे डिपेंड करती है, हम उसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है? तो लेफ्ट राइट जाते हैं बेटा, तो रेगुलरली इंक्रीज नहीं होता, इरेगुलरली इंक्रीज। और अगर हम लोग Yes, टॉप टू sir. बॉटम आते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, तो गैलियम, इंडियम रेगुलरली और डिक्रीज। थैलियम। तो बेटा अच्छा भैया ये बात है क्या? नहीं सर, वो नीचे वाला जो है ना उसका बराबर हो जाता है तो ऑलमोस्ट। बेटा हाँ, तो देखो, तो सबसे तो मुझे बताओ आयोनाइजेशन नहीं, ज्यादा एनर्जी का ऑर्डर होता है। बताओ, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ। चलो सबसे पहले अब मैं याद करा रहा हूँ फिर से, सबके सब तुम लोग ना महानुभाव हो बेटा। ऊपर से नीचे सर जाते हैं, बता साइज देंगे, इंक्रीज। बताएं। हाँ लो बताओ। हाँ सर, सबसे ज्यादा बोरेन का, देन बोरोन गैलियम, का, देन हाँ एल्यूमिनियम, हाँ देन इंडियम, देन थैलियम। नहीं पक्का? पहले सर 2 मिनट। हाँ सर। चलो ये है इसका ऑर्डर, सुने मेरी बात ध्यान से सुनोगे क्या बेटा? जैसा साइज है जस्ट उसके अपोजिट मत लगा देना ना, गलती हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा ध्यान में रखना, इसी को तुम संस्कार उस टाइम गलत करी थी। देखो ऊपर से बेटा बोरोन और एल्यूमिनियम में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, साइज बढ़ रही है क्या? हाँ, तो आई क्या होगा? घटेगा।
घटेगा। मतलब बोरोन और एल्यूमिनियम में अगर देखें तो आई एम सॉरी उल्टा लिख दिया। हाँ अरे हाँ, बोरोन और एल्यूमिनियम में अगर देखें, एक एक करके देखूंगा ना, एक एक करके देखना। तो नंबर 1 क्या रिजल्ट आया यहाँ से? नंबर 1 रिजल्ट आया कि बोरोन और एल्यूमिनियम में बोरोन की ज्यादा है एल्यूमिनियम से, राइट? ठीक है ना। अब वापस देखते हैं एल्यूमिनियम और गैलियम में देखते हैं। तो साइज लगभग सेम, ऐसा मानना, लगभग सेम मानना, ठीक है बेटा? लगभग सेम ही होता है वैसे। चलो मान भी लोगे कि गैलियम और एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम की साइज ज्यादा, तब भी अच्छी बात है, पर लगभग सेम। अरे हाँ ना बोलो, सेम क्यों होती है? क्योंकि जेड इफेक्टिव ऑफ गैलियम बढ़ जाती है। ज्यादा होता तो गैलियम की जेड इफेक्टिव बढ़ जाती है और जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी होता है। हाँ सर। तो अरे यस और नो? यस सर। तो गैलियम का जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, ठीक है ना बेटा? तो गैलियम का जेड इफेक्टिव बढ़ जाने की वजह से आई भी इसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इतना समझ में आया क्या? हाँ तो सर। बोरोन और अरे हाँ ना बोलो। हाँ। नंबर 3 बेटा। अब आते हैं गैलियम से इंडियम में, साइज अगेन इंक्रीज। अरे हाँ ना बोलो ना। हाँ हाँ हाँ। तो गैलियम और इंडियम में साइज अगेन इंक्रीज, तो बेटा आई फिर से क्या हो जाएगा? कम। अरे हाँ ना बोलो। तो गैलियम, अरे हाँ ना बोलो ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो बेटा रुकना। तो ये जो है मैंने ये जो है ना, इसमें सिंबल गलत लिख दिया ना भैया। ये रुक जा, इसको मत देखना ना, ऊपर वाले को। अरे ऊपर नहीं देख रहे हैं। हाँ, नहीं देखना, ठीक है ना? चलो तो गैलियम, रुक जाओ, गैलियम और इंडियम में क्या होगा बेटा? इंडियम की ज्यादा साइज, तो उसकी आई कम। तो आई कम, राइट? ठीक है ना। अच्छा नंबर 4 बेटा। अब आते हैं इंडियम और थैलियम। तो इंडियम और थैलियम में साइज लगभग सेम। लगभग सेम क्यों? क्योंकि थैलियम का जेड इफेक्टिव ज्यादा, थैलियम बढ़ जाता है। हाँ। तो और जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो अगेन अगर देखें तो थैलियम का जेड इफेक्ट, थैलियम का आई ज्यादा होगा इंडियम से। अरे हाँ ना बोलो। हाँ। सबको इतना ये जो चारों चीजें मैं लिखा हूँ समझ में आ रहा है क्या? चलो अब इधर आओ। चलो इतना आ गया तो मैं आप लोग को सीधा पहले उस पे लेके जाता हूँ। देखो बेटा अभी सुनना, यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी बोरोन का देखना, फर्स्ट देखना ना, फर्स्ट ओनली फर्स्ट। अरे हाँ ना बोलो ना। ऐसे है ना? देखो कितना बेटा 801 हाँ। दिख रहा है क्या? 801। फिर इसके बाद फिर एल्यूमिनियम की बोरोन और एल्यूमिनियम में बोरोन की ज्यादा, ठीक है ना? देन एल्यूमिनियम और गैलियम में किसकी ज्यादा? गैलियम की। गैलियम की ज्यादा। गैलियम की ज्यादा। गैलियम और इंडियम में फिर अगर आए तो फिर से आई डिक्रीज होता है। गैलियम की ज्यादा। डिक्रीज होगा तो डिक्रीज गैलियम हुआ, की ज्यादा। डिक्रीज हुआ। फिर इंडियम हाँ, और थैलियम में आई अगेंस्ट क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है। अरे इंक्रीज हो गया नहीं हो गया? हो गया। पक्का दिख रहा है? तो चलो तो इसको ट्रेंड लिख लो। हमको बेटा ये जो है ना, ये हमको रटना नहीं है वैल्यू, हमको तो बस ट्रेंड याद रखना है। तो बोरोन का ज्यादा होगा। एक बार मैं फिर से दिखा रहा हूँ, बोरोन का ज्यादा है एल्यूमिनियम से, और एल्यूमिनियम और गैलियम में किसका ज्यादा है? गैलियम का। फिर गैलियम और इंडियम में अगेन किसका ज्यादा है? गैलियम का। गैलियम का। फिर इंडियम और थैलियम में फिर किसका ज्यादा है? गैलियम का। याद आ रहा है ना? अरे हाँ ना बोलो। हाँ सर। चलो तो अभी ट्रेंड लिख लो। तो सबसे ज्यादा है बोरॉन। बोरॉन के बाद अब किसका नंबर आएगा? गैलियम। हाँ तो मैंने इस चीज को बताया था आपको वहां पर कि थैलियम और गैलियम की अगर मैं बात करूँ ना बेटा, तो थैलियम का गैलियम से भी ज्यादा होता है। अरे याद रहेगा नहीं रहेगा? यस। हाँ तो बोरोन के बाद अगर अब मैं बोलूं तो बोरोन के बाद आता है अब थैलियम, और थैलियम के बाद अब क्या आएगा बेटा? जल्दी देखो बताओ। गैलियम। गैलियम के बाद अब क्या आएगा? एल्यूमिनियम, और सबसे कम आएगा इंडियम। तो आप लोग को याद आ रहा है क्या कि मैंने आप लोग को ये लिखाया था कि बोरोन एल्यूमिनियम, इसमें ना मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ना ट्रेंड से ज्यादा ये पूछता है कि मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इन बोरोन फैमिली कौन सा है? इंडियम। याद आ रहा है ना? मैंने बताया तो ऊपर से नीचे जाते हैं, बेटा। तो ऊपर से नीचे है साइज इंक्रीज होती है, लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम स्लाइटली मतलब लगभग सेम हो जाता है। गैलियम से इंडियम आते हैं तो फिर से साइज इंक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पर फिर से ऑलमोस्ट सेम। तो थैलियम, तो यहाँ पर फिर से साइज लगभग सेम। अरे हाँ ना बोलो।
हाँ क्योंकि थैलियम का जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है तो आई क्या हो जाता है, जेड आई भी बढ़ जाता है, तो सबसे बढ़- मिनिमम आईपी जो होता है वो इंडियम का होता है। कॉपी पढ़ना भाई अच्छे से। Yes, तो ये sir. वाला ट्रेंड फिर से याद रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा सर। सबको याद रहेगा यस सर। हाँ पक्का? हाँ तो बेटा ये बाकी बाकी का मत देखना ना, यहाँ पर इसका 801 के जो नीचे है ना ये मत देखते रहना, बस क्या देख लेना ऊपर वाला IE1। सबको समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है बेटा, चलो तो ये हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी। कॉमन बात क्या, ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि डिक्रीज होती है। हाँ क्योंकि साइज इंक्रीज हो रही है, कॉमन बात Increase होती क्लियर है है। बेटा? हाँ। चलो अब बढ़े आगे। हाँ। Yes. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात करें बेटा, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की आप देख पा रहे हैं क्या? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आप लोग बताया था, जो बात IE की वही बात, जो बात IE की लगभग वही बात EN की भी लिखाया था, याद करो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए भी और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी। बेटा कितने बच्चे लोग कॉपी पलट के आए भाई पीरियोडिक टेबल का, एक बार हैंड्स अप करे तो। कितने बच्चे जो है आप में से जो एक बार कॉपी पलट के आए हैं, मतलब देख के आए हैं पीरियोडिक टेबल का? कोई नहीं, शाबाश, कोई नहीं। हाँ सर मैं की हूँ पर मेरा हाइड्रेस वाला ऑप्शन नहीं है। हाइड्रस वाला मतलब? सर हाथ उठाने वाला ऑप्शन नहीं आ रहा होगा ना। अच्छा हाँ। अच्छा कोर्स अच्छा। बना दीजिए, अपना तो नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा बेटा एक सेकेंड, ये कौन बोल रहे हैं वापस बोलना, मैं देख नहीं पाया। अंकिता अंकिता है ना? हाँ अंकिता, वेरी गुड बेटा। चलो बेटा सबसे पहले ना आप लोग ना यार पीरियोडिक टेबल जो है ना ये पढ़ के रखो, जी सर। समझ गया? ठीक है ना? यस सर। चलो, अरे मैंने किया कि तुमने किया? ये लाइव येलो येलो कौन सर किया? आपने किया। अच्छा नहीं मैंने किया सर क्या? आपने नहीं किया है। कौन हंसिका किया? अच्छा। कौन किया है ये? गलती से सर। हो गया। गलती से तो मिटा दो ना, तो कोई बात नहीं, गलती से हो गया तो मिटाओ जल्दी। मिटा दो। हाँ चलो, हाँ क्या बोल रहा था मैं? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखो बेटा, यार आप लोग पढ़ के आए होते तो मुझे मजा आता है यार बेटा। तो मैं किसे याद है सर हम पी ब्लॉक पढ़ के आए थे, मतलब पढ़े थे पी ब्लॉक? पी शाबाश, ब्लॉक पढ़ के आए हैं। हाँ ठीक है पी ब्लॉक पढ़े हैं। बेटा, इधर हाँ। देखो, हाँ अच्छी बात है, वेरी गुड बेटा। देखो ये यहाँ पर जो बात आयोनाइजेशन एनर्जी की ना वही बात ना किसकी होती है? EN की भी होती है। तो एल्यूमिनियम और गैलियम बेटा, यहाँ पे जो क्वेश्चन ना ये जो पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है वही वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, पता है? वैसे है बाकी भी, पर यही सब ज्यादा पूछा जाता है, पता है तुमको? तो वो मैंने आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में पढ़ा ही दिया था। तो एल्यूमिनियम और गैलियम में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बेटा, वो अगेन जो बात मैंने आपको बताया, जो बात आयोनाइजेशन एनर्जी की वही बात EN की भी। अरे याद आ रहा है क्या? तो अरे याद आ रहा है क्या? गैलियम और एल्यूमिनियम में गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, रेहाना बोलो। तो EN भी ज्यादा होता है, देखो दिख रहा है क्या? 1.5 और 1.6 दिख रहा है समझ सर। में आ रहा है? ठीक है ना? हाँ। और उसके बाद फिर मैं इंडियम और थैलियम में बताया था कि बेटा यहाँ पे लेंथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन लगता है। तो अगेन वही बात IE और EN की कि थैलियम और इंडियम में, ठीक है ना बेटा, थैलियम और इंडियम में अगेन थैलियम की IE ज्यादा और EN भी ज्यादा। तो देखो यहाँ पर 1.7 है इसका, और यहाँ पे फिर क्या होगा बेटा? 1.8। अरे हाँ ना बोलो। हाँ। तो कॉमन अगर हाँ। सोचे तो टॉप टू बॉटम जैसे जाते हैं बेटा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, राइट? है ना? तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो EN को डिक्रीज होना चाहिए था। अरे हाँ ना, EN को डिक्रीज होना चाहिए था ना, तो पहले तो डिक्रीज हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। पहले तो क्या हो रहा है बेटा, ये देखो 2.8 2.0 से 1.5, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो गया है। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि गैलियम और इंडियम में यहाँ पर भी थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है, थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर बस इतना ध्यान में रखना कि बोरोन के बाद कम होता है, और कम होने के बाद बेटा कंटिन्यू क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो ये बात आप लोग अलग से इसको याद रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, हालांकि पूछता नहीं है ये। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये दो चीजें हमेशा याद रखना बेटा, ये इसको और इसको तो हमेशा याद रखना, ये दो चीजें। दिख रहा है क्या? क्या 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 तुमने? हाँ। अरे गैलियम नीचे नीचे मैंने मार्क किया ना। अच्छा हाँ से दिख गया। ओके।
ये मार्क किया हूँ, ये और ये हाँ। ये वालों को हमेशा ध्यान में रख, ठीक है ना। बाकी अगेन सुनो इधर कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा इसको प्लीज अच्छे से पढ़ लेना यार, ठीक है ना। क्या हाँ। कि यहाँ पर जैसे जाते हैं ना, तो यहाँ पर जाते हैं तो EN क्या होता है, डिक्रीज। लेकिन इसके बाद फिर यहाँ से यहाँ पे जाते हैं ना, तो EN रेगुलरली इंक्रीज होता है। समझ में आ रहा है क्या? एल्युमिनियम, गैलियम, फिर हाँ नहीं दिखा, दिखा सर। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बेटा चलिए। डेटा आप लोग देखो, बोरोन से एल्युमिनियम आ रहे हैं तो EN क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है, EN डिक्रीज हो रहा है, EN क्या हो रहा है, डिक्रीज। डिक्रीज। लेकिन उसके बाद जैसे हम लोग यहाँ से यहाँ पे आते हैं, EN क्या हो रहा है, रेगुलर। इंक्रीज हो, रेगुलर इंक्रीज हो रहा है। 1.5, इसका 1.5, इसका 1.6, इसका 1.7, इसका 1। मैंने आप लोग को बताया था गैलियम और एल्यूमिनियम के बारे में, और इंडियम और थैलियम, क्योंकि इस दोनों के दोनों लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन से डायरेक्टली समझ में आ रहे थे। अरे हाँ ना बोलो, तो ये हाँ। आपको हमेशा याद में रहेंगे। लेकिन ये डायरेक्टली याद रख लेना EN के लिए, ये थोड़ा सा रटने जैसा हो जाएगा, लेकिन याद रखना कि बोरोन से एल्यूमिनियम जाते तो EN डिक्रीज होता है, लेकिन उसके बाद रेगुलरली इंक्रीज होता है। अरे हाँ ना बोलो, यस सबको सर। याद रखेगा बेटा। याद तो नहीं है बट हाँ सर। हाँ इसको प्लीज याद करना, इसको याद करना इंपॉर्टेंट है भैया ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ अरे 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 ठीक है बेटा। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, इसमें हमने क्या क्या देखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान में रखना, एटॉमिक रेडियस ध्यान में रखना, आयोनेशन एनर्जी ध्यान में रखना, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। और देखो डेंसिटी उतना नहीं पूछता बेटा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। अरे हाँ ना बोलो। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बेटा, वो किस बात पे डिपेंड करता है, साइज जितना छोटा होता है, साइज कम होता है, तो उसकी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। समझ पा रहे हो क्या? तो इसको थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना। ये बोरोन जो है ना बेटा, बोरोन अपने फैमिली में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम सबसे ज्यादा इसकी मेल्टिंग होती है बोरोन की, ठीक है क्या। बोरोन के बाद फिर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद फिर गैलियम, और इसके बाद फिर इंडियम। यहाँ देखो ऊपर, देखो यहाँ से क्या हो रहा है ना बेटा, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो मेटल की मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती जा रही है, बढ़ रही है, बढ़ते जा रही है। तो ऊपर हाँ, तो जैसे बोरोन से एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, तो बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि ड्यू टू स्मॉल साइज। इसका रीजन क्या है बेटा, स्मॉल साइज। हाँ नहीं, बोरोन की मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इसलिए क्योंकि ये स्मॉल साइज है। समझ पा रहे हो क्या बेटा? अरे हाँ ना बोलो, ठीक है। हाँ, तो अब धीरे धीरे साइज बढ़ती जा रही है, तो पहले तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज होते जा रहा है। अरे हाँ ना बोलो, साइज पे भी डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट, मैंने बताया था आप लोग को। लेकिन इसके बाद फिर बेटा इंडियम और थैलियम की जो है ना, मतलब बोरोन के बाद एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के बाद गैलियम, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ है। बोरोन के बाद एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के बाद गैलियम, क्या मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ, पहले डिक्रीज हुआ है। अरे हाँ ना बोलो, बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ है। हाँ, और इसके बाद फिर इंडियम और फिर थैलियम से यहाँ पर अगेन क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया। तो इसको भी आप पर वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप इसको याद कर सकते हो। ये जो ट्रेंड है ना बेटा, ये जो ट्रेंड है इसको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का। यहाँ पर क्लियर है क्या? पॉइंट कभी से ट्रेंड पूछता है, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं क्या लग रहा है मुझे। हाँ लॉजिक बेटा यही है, मेटल की मतलब देखो, एक लॉजिक साइज है और दूसरा लॉजिक मेटल की मेटेलिक कैरेक्टर है, ठीक है जी। तो बस इतना ही ध्यान में रखना। तो मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा याद रख लेना, और बॉइलिंग पॉइंट भी। तो बॉइलिंग पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, रेगुलरली क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। देखो बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली बेटा डिक्रीज, 39 फिर 27 फिर 26 देन 23 देन 17, दिख रहा है क्या? हाँ, तो बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली डिक्रीज हो रही है। सिर्फ आपको ध्यान में रखना मेल्टिंग पॉइंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, वैसे बोरोन का उतना नहीं पूछता, बट फिर भी देख लेना, ठीक है क्या? यस। चलो तो ये हो गया आपका ये चार्ट, क्लियर है? आगे बढ़े क्या? जी। हाँ तो बेटा आंशिक एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इसके बारे में हमने बात कर लिया। फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ा सा वैसे पूछता नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी देख लेते हैं कि बोरोन ही एकमात्र क्या है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर रखता है। है ना बोलो? हाँ सर। हाँ, तो उसके बाद सारे के सारे क्या बेटा, मेटल। तो बोरोन जो होता है ये नॉन मेटेलिक इन नेचर होता है, ठीक है ना, और ये ब्लैक कलर का होता है बेटा। बाकी जो होते हैं ना,
बाकी जो होते हैं ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिल्वर जैसा अपीयरेंस रखते हैं। एल्यूमिनियम तो ऑलरेडी सिल्वर ही है, ठीक है ना। बाकी गैलियम, इंडियम, ठीक है ना, थैलियम, ये थोड़ा सिल्वर अपीयरेंस रखते हैं। एकमात्र बोरोन ही जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। समझ पा रहे हैं क्या? यस सर। ठीक है ना। और तो ये एक्सट्रीमली हार्ड है, ब्लैक कलर सॉलिड। बेटा इसको जस्ट रीडिंग ही करना है आप लोग को। एग्जिस्ट इन मेनी एलोट्रोपिक फॉर्म ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस। बोरोन हैज एन अनयूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट। Rest of member are soft metal with low melting point and high electrical conductivity. It is worthwhile to the note that gallium with unusually low melting point. हाँ, गैलियम का अलग से ध्यान में रखना बेटा इस चीज को कि ना ये एक्सेप्शनली सबसे ज्यादा ये लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। समझ पा रहे हो क्या? गैलियम का, ठीक है ना। और ये जो होता है ना बेटा, ये ना लिक्विड स्टेट में मिलता है अपन को। कौन? इसीलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है। कौन? गैलियम। तो इसको आप लोग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है क्या? अरे हाँ ना बोलो। ठीक, यहाँ तक ये यहाँ तक ये जो है, इट इज वर्थ वेल टू नोट दैट गैलियम विथ लो मेल्टिंग पॉइंट कुड एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट ड्यूरिंग समर। इट इज हाई, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इसकी हाई होती है। लेकिन इसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। मेक इट अ यूजफुल मटेरियल फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो बेटा बस इतना ध्यान में रखना, ये ट्रेंड को ध्यान रखना कि मेल्टिंग पॉइंट बेटा एक्सेप्शनली इसकी ना लो होती है क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इसकी हाई होती है। मेल्टिंग पॉइंट लो, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या बेटा? हाई। सबको समझ में आ रहा है क्या? अरे याद रहेगा? हाँ सर। बॉइलिंग पॉइंट का भी कोई ट्रेंड है सर? बेटा बॉइलिंग पॉइंट में ट्रेंड तो बताया ना, ये तो देख रही हो क्या? मेल्टिंग पॉइंट बताए थे ना। ए हे ईश्वर, उठा ले रे बाबा। किसको? मेरे को नहीं रे। अरे ये मेल्टिंग पॉइंट बताया ना मैंने। मेल्टिंग पॉइंट ये हो गया ना, ये इसके नीचे मेल्टिंग पॉइंट बताया सर। इसके नीचे बॉइलिंग पॉइंट नहीं बताया वो क्या? लगातार घट रहा है सर, इसका लगातार कारण? घट रहा है। मैं इतना बता रहा हूँ कि ये गैलियम के बारे में ऐसा डिस्कस कर रहा हूँ कि गैलियम में मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली कम होती है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। अब किससे ज्यादा होती है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ज्यादा होती हाँ है ठीक है सिर्फ सर। गैलियम की, ठीक है? याद रहेगा? हाँ। हाँ, और एनसीईआरटी बॉइलिंग पॉइंट घटने का कारण ऐसा भी कुछ है क्या? बेटा बॉइलिंग देखो, अब ऊपर से लगातार जैसे घट रहा है। हाँ ऊपर हाँ, से क्या रीजन हो नीचे। सकता है सोच के बताओ, क्या रीजन हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट का घटने का? सर जैसे कि वो तो वंडर वॉल से सर मैं जानती हूँ। क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ, आप इसको साइज से रिलेट कर सकते हो। वैसे तो बॉइलिंग पॉइंट को साइज से रिलेट, बेटा देखो ये मेटल है ना। अब जैसे नॉर्मल में अगर हाँ, आपको बोलूं, हाँ। रुकना, जैसे जैसे बेटा एक बात बताना मुझे। देखो बोरोन के बाद जितने भी ये सारे के सारे मैटर है ना, एल्यूमिनियम, गैलियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और हेलियम, है ना। बेटा आप लोग इधर आ जाओ। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ऊपर से नीचे जा रहे हैं बेटा। मेटल की साइज क्या होती जा रही है? धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। तो मेटल की साइज बढ़ते जा रही है, तो साइज बढ़ जा रही है, तो एमबीएस क्या होते जा रहा है? मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। एमबीएस बेटा याद है ना? हाँ हाँ एमबीएस, याद है ना। हाँ ठीक है ना। मतलब लेकिन मेटलिक यहाँ बॉन्ड, सब मेटल नहीं है ना सर, यहाँ पर ये लॉजिक फिट बैठेगा। अरे कैसे नहीं है मेटल? एल्यूमिनियम, बेटा देखो बोरोन की साइज छोटी होती है, सीधी सी बात है। पहले तो उसको आप एक्सेप्शनली अलग ही कर दो, ठीक है ना। फिर यहाँ पर ये सारे के सारे क्या है बेटा? मेटल ही तो है। तो मेटल की मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ धीरे धीरे क्या होती जा रही है? कम कम होती होती जा जा रही रही है। है। समझ पा रहे हो क्या? तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। बेटा अपन को क्या देखना है? उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स ही तो देखना है कि हमको क्या तोड़ना है। एल्यूमिनियम के बीच के अट्रैक्शन फोर्स ही तो देखना है ना। हाँ। तो साइज तो मैटर करेगा ना। हाँ। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? थैलियम के बीच के क्या करेगा? आपको यही तो बॉन्ड तोड़ना है, यही तो बॉन्ड तोड़ना है, यही तो बॉन्ड तोड़ना है। बात समझ पा रहे हो क्या? यस तो सीधा देखो कि उनके बीच में कौन सा वो है, फोर्स क्या है। तो वो मेटल का मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ही तो है। तो अगर वो कम होते जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। बस इतनी सी बात है, इसको कम से कम याद रख लेना एटलीस्ट। ठीक है बेटा? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट बेटा,
ये बेटा हमने ये BCl3 NH3 देखो, अगर ये सारी बातें मैंने आप लोग BCl3 की जगह ये बात कर ली है अपने, जैसे BF3 विथ मैंने NH3 दे दिया था, राइट? तो BF3, अरे हाँ ना बोलो ना, BF3 की जगह यहाँ पर BCl3 दिया हुआ है, ये NH3 है। तो पहले प्लेनर था, जैसे NH3 ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर बोरोन को दिया, अब ये क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। समझ पा रहे हैं क्या? हाँ, तो कुछ ये सब वही सब बातें हैं बेटा। क्या हमने AlCl3 के बारे में देखा था कि AlCl3 मोनोमर होता है? हाँ, और ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है AlCl3। हाँ ठीक है ना, achieves stability by forming a dimer, राइट? ठीक है ना। चलो क्या हमने इसमें ये भी बेटा, हमने क्या हाइड्रोलिसिस के बारे में भी हमने बात किया था? In trivalent state, most of the compounds being covalent are hydrolyzed in water. For example, the trichlorides on hydrolysis in water form tetrahedral species. The hybridization of state of element M is sp3. Aluminum chloride is acidified aqueous solution form octahedral. चलो ये कॉमन बात है बेटा, इसको छोड़ देना, नॉर्मल है, ठीक है? जो मैंने बताया था वहां पर बस उतनी ध्यान रखना। 3d ऑर्बिटल ऑफ एल्यूमिनियम आर इन्वॉल्व। द हाइब्रिडेशन ऑफ स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम इज sp3d2। वो H2O6 के बारे में बोल रहा है, मतलब ठीक है। हाँ, ये इसको छोड़ दो, ये इतना कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, रिएक्टिविटी, ये आ जाइए रिएक्टिविटी पे, ठीक है ना। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। तो अब हम लोग बोरोन फैमिली की बात करते हैं बेटा, बोरोन फैमिली की हम लोग रिएक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर E मतलब क्या देकर रखा है बेटा? E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिमेंट। E बोले तो क्या है? एलिमेंट, ठीक है ना। तो अगर हाँ, तो बोरोन फैमिली में अगर जो अभी मैं E रिप्रेजेंट कर रहा सबको, तो अगर मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? तो ये एलिमेंट अगर हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो ये किस टाइप का एलिमेंट हमको बना के देगा? ठीक है ना। हाँ, तो क्यों ऐसा कि अगर ये +3 शो करता है, अगर ये +3 शो करेगा और यस और नो, और ऑक्सीजन -2, तो ये क्या बनाएगा बेटा? E2O3 टाइप का एलिमेंट बनाएगा, लाइक, अरे समझ पा रहे हो क्या? और अगर ये E+3 है और N-3 है, तो यह जो बनाएगा क्या बनाएगा? E टाइप का एलिमेंट बनाएगा। सबको क्लियर है क्या बेटा? एकदम सिंपल चीज है ना, इसमें कुछ खास एक्स्ट्रा है नहीं। रुको, अभी थोड़ा सा लाइन में बने रहेंगे आप लोग, 1 मिनट। स्टार्ट हुआ तभी शायद। यस सर। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? एक्शन ऑफ एयर। एक्शन ऑफ एयर में क्या कि जो बोरोन फैमिली है वो एयर से रिएक्ट करके क्या बनाती है? तो बेटा ये ऑक्साइड बनाती है। हाँ, ऑक्साइड E2O3 एंड क्या बेटा? हाँ, और कहाँ गया मेरा कर्सर? हाँ, ओके। और नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाती है बेटा? ये EN टाइप का कंपाउंड बनाती है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना। इसको बैलेंस करना चाहते हो तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, बैलेंस, या इसको ले लो 2E, तो ये EN हो जाएगा। अरे हाँ ना बोलो, इसको आप लोग कितना ले लेना? यहाँ पर 3, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 3 6 हो गया। तो यहाँ पर U2, ये यहाँ पे ले लेता हूँ मैं। ये अगर इसको मैं ट्वाइस किया तो इसको मेरे को 4E, ये बैलेंस हो गया। बैलेंस करना आप लोग को तो आता है ना? हाँ, खैर बैलेंस करने की जरूरत अपन को नहीं है। तो ये जो होते हैं, ये बोरोन फैमिली जो होती है एयर के साथ में रिएक्ट करके ये ऑक्साइड एंड नाइट्राइड बनाती है। लेकिन बोरोन और एल्यूमिनियम का जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है ये रिएक्टिव नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इसके एमॉर्फस फॉर्म ही क्या होते हैं बेटा? रिएक्टिव होते हैं। क्लियर है क्या? यस। चलो, तो ये बात ध्यान में रखना। अच्छा, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बता दूं कि जो जैसे बोरोन, अगर यहाँ पर ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है ये कि बोरोन जो है, बोरोन जो ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बेटा? लिखते चल रहा, क्या बनाएगा? B2O3। ये क्या है बेटा? बोरिक एसिड। ये बोरोन का ऑक्साइड है, बोरोन ट्राइऑक्साइड। अरे यस और नो? ठीक है ना। ये बोरोन का ऑक्साइड है, ये एसिडिक ऑक्साइड है। समझ पा रहे हो? नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है एसिडिक ऑक्साइड होता है। तो ये जो B2O3 है ना, इसका ये ध्यान में रखना कि B2O3 जो यहाँ पर, इसको मैं बार बार लिखूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। B2O3 जो है बेटा, ये अब इसको अगर हम लोग वाटर से रिएक्ट करा देते हैं, किससे बेटा? H2O से, तो ये क्या बनाता है? बोरिक एसिड, H3BO3। ठीक है ना। समझ पा रहे हो क्या बेटा? यार आप लोग को ये ध्यान में रखना कि जो बोरोन का जो ऑक्साइड है, इसका अगर हम लोगों ने समझ लो वाटर के साथ मिला दिया तो ये बोरोन का क्या बना देगा? हाइड्रोक्साइड, समझ लो। अरे यस और नो? वाटर मॉलिक्यूल से OH ले लेके क्या बना लेगा? H3BO3। अरे हाँ ना बोलो भैया? ठीक है ना। तो ये वाला जो पॉइंट, इसको आप लोग अच्छे से याद रखना, ठीक है? हाँ,
अच्छा, तो एक बात मुझे बताओ, यहाँ से मुझे बताना क्या है पता है, मुझे आपको ये बताना है कि जैसे इन्होंने क्या बनाया बेटा, जैसे मैं अगर मैं बोलूं Acid. ये हो जाएगा B2O3 बना लिया, अरे हाँ ना बोलो, हाँ Al2O3 बना लिया, ठीक है ना बेटा। गैलियम का भी ऑक्साइड बना Ga2O3 बना लिया, ठीक है ना बेटा। इनियम का ऑक्साइड बना लिया In2O3 बना लिया, ठीक है बेटा। और बेटा मुझे एक बात बताओ, थैलियम जो होता है, थैलियम, ठीक है ना, तो जो थैलियम होगा ये Tl2O3 बना पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि नहीं, क्यों नहीं बना पाएगा? प्लेट में ज्यादा Inner स्ट्रक्चर होता है। हाँ, हाँ, इनर पेरिफेरल Plus थैलियम प्लस 3 में नहीं होगा, थैलियम प्लस 3 में Plus एडजस्ट नहीं one करता, होगा। प्लस 1 में। सबको One समझ में में। आ रहा है क्या? तो हाँ, प्लस 1 में होगा, इसको ऑक्साइड में बनाऊंगा तो क्या Tl2O। बनेगा? हाँ राइट, Tl2O। तो ये क्या बनेगा, Tl2O बनेगा। सबको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अच्छा, इनमें से बेटा लिख रहे हो ना कॉपी में, हाँ सर। इनमें से यही एक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर रखता है बेटा, हाँ, ठीक है ना बेटा। मैं अभी मेटेलॉइड्स अभी यूज नहीं कर रहा हूँ ना, नॉन मेटल ही बोल रहा हूँ, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर यूज कर रहा है, अरे होता है ये बेटा। और सारे के सारे क्या है ये, मेटल। मेटल्स हैं। अरे हाँ ना बोलो भाई। एप्पल। हाँ, तो सुनना मेरी बात ध्यान से, तो ये जो तो सुने मेरी बात, तो यहाँ पर जो होता है ना बेटा, ये B2O3 नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होने की वजह से जो इनका जो ऑक्साइड है वो एसिडिक इन नेचर। नेचर होता है। समझ पा रहे हो क्या? एसिडिक इन नेचर। अच्छा, ऊपर से सेकंड बात बेटा कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर धीरे धीरे ऊपर से, यहाँ से हम लोग देखे थे कि यहाँ पर क्या होता है बेटा कम हो रहा है। कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे आने पर ये हाँ कम होते जा रहा है, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर में क्या होते जा रहा है, कन्वर्ट होते जा रहा है। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना कि एल्यूमिनियम जो है बेटा, एल्यूमिनियम और गैलियम ये एम्फोटेरिक कैरेक्टर शो करते हैं, मतलब एसिडिक कैरेक्टर भी शो करता है और बेसिक भी बेसिक कैरेक्टर भी शो करता है। तो ये जो होता है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा, ये एम्फोटेरिक होते हैं। क्या होते हैं ये? एम्फोटेरिक। याद रहेगा क्या? और ये इंडियम और थैलियम है, ये इंडियम और थैलियम जो होता है बेटा, ये होता है बेसिक इन कैरेक्टर, ये होता है बेसिक। समझ में आ रहा है क्या? एक बार फिर से इसको लिखना पसंद करूंगा मैं, फिर से क्या, ठीक है क्या बेटा, कि बोरोन का जो ऑक्साइड है, बोरोन का बेटा, बोरोन का B2O3 ये क्या है, एसिडिक इन नेचर, जबकि है ना एल्यूमिनियम और गैलियम के जो ऑक्साइड हैं, ये ठीक है बेटा, एम्फोटेरिक इन नेचर। ये क्या है, ये एम्फोटेरिक इन नेचर है। बेटा कुछ चीज आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी ना भाई, ठीक है। हर चीज एकदम से आप लोग को ना एकदम वो हो जाए जरूरी नहीं है। हाँ, और ये होता है बेसिक इन नेचर। सबको ध्यान में रहेगा बेटा? यस सर। चल आगे, तो ये हो गया, आगे बढ़े बेटा। अब सुनना, मैं अब सेंसिटिविटी में आना चाहूंगा। सुनो, एनसीईआरटी दिख रहा है बेटा आप लोग को? यस सर। हाँ, एनसीईआरटी आपको पढ़ना है ना बेटा, ध्यान रखना। देखो एल्यूमिनियम, अब देखो एक बात ना, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड अल्कलीज दिख रहा है क्या? यस सर। इसके ऊपर आप लोग को जो मैंने अभी बताया ऊपर लिखी हुई है ना, द नेचर ऑफ दिस ऑक्साइड वेरीज डाउन द ग्रुप बोरोन ट्राइऑक्साइड इज एसिडिक एंड रिएक्ट्स विद बेसिक। बेटा एसिडिक है तो बेसिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा। अरे यस और नो, इसके रिएक्शन हम लोग आगे देखेंगे ना, वो अलग बात है। अभी फिलहाल बेटा ऊपर देख रहे हैं क्या, दिख रहा है आप लोग को? हाँ, इसको थोड़ा सा वो कर दूं, हाईलाइट। देखो ये वाला पॉइंट, ये पूरा पॉइंट देखो, पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है, पढ़े तो बेटा एक बार। The nature of this oxides varies down the group. Boron trioxide is acidic and reacts with basic metallic oxide, forming metal borate. Aluminium and gallium oxide are amphoteric. और यस, indium और thallium are basic. सबको समझ में आया क्या? हाँ चलो आगे बढ़े, सबको क्लियर है बेटा? Yes sir. चलिए देखो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड एल्कलीज। तो एल्यूमिनियम जो होता है ना बेटा, एल्यूमिनियम के बारे में ध्यान रखना कि एल्यूमिनियम जो होता है ना वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है, क्योंकि एम्फोटेरिक अभी भी मैंने बताया Amphoteric है। हाँ। एम्फोटेरिक है। तो चलो एक बार इसको एक बार फिर से रीड करना श्रेया, हाँ सर, कहाँ है? बोरोन से स्टार्ट करना। Boron does not react with acid and alkali even at moderate temperature, but aluminium dissolves in mineral acids and aqueous alkali and thus shows amphoteric character. Aluminium dissolves in dilute HCl and liberate dihydrogen. वेरी गुड, आगे। However, concentrated nitric acid renders aluminium passive by forming a protective oxide layer on the surface.
Aluminium also reacts with aqueous alkali and liberate dihydrogen. अब चलो, अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से ना, वापस से कहाँ गया? ऊपर बोरॉन. हाँ नहीं नहीं नहीं, ये सुनो, वापस से सुनना बेटा. किधर गया? अरे यार, हाँ सुनेंगे मेरी बात. देखो बेटा, एल्यूमिनियम जो होता है ना, जो एल्यूमिनियम है, ठीक है, ये एम्फोटेरिक रिएक्टर शो करता है. सबसे पहले क्या, ये एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी रिएक्ट करता है. NaOH HCl से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी रिएक्ट करता है, ठीक है ना. और दोनों से ही ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस क्या करता है, ये रिलीज करता है. काम की बात, दोनों से ही रिएक्ट करके क्या करता है बेटा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है. आप देख पा रहे हैं. काम की बात फिर से लिखना चाहूंगा बेटा, एल्यूमिनियम है और ये HCl है, तो क्या बनाएगा, बैलेंस मत करो, सीधा सोचो. ये एल्यूमिनियम बेटा, यहाँ पर क्लोरीन, तो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3. और साथ में क्या निकाल देगा बेटा, हाइड्रोजन गैस, ½ बैलेंस नहीं करना है ना, काम की बात ध्यान में रखना है. अरे हाँ ना बोलो. तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है. अरे हाँ ना बोलो यार. हाँ, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है. अच्छा, और अगर इसी एल्यूमिनियम को मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा दूं, तो बेटा ये क्या बनाएगा, ये एल्यूमिनियम में हाइड्रोक्साइड में ये OH है, तो क्या बना लेगा बेटा, LOH होल थ्राइस. अरे हाँ ना बोलो. ठीक है ना. और लेकिन साथ में यहाँ पर भी क्या होगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी क्या होगा, रिलीज होगा, लिबरेट होगा. इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे. अरे हाँ ना बोलो भाई. अब लेकिन अब ये क्यों, क्योंकि NaOH जो है ना बेटा, एक्वस सॉल्यूशन में होगा ना, ध्यान में रखना. एक्वस एल्कली, यहाँ पर मैंने एक्वस एल्कली लिखना, 1 मिनट. ये जो है, ये NaOH जो होगा ना बेटा, ये एक्वस होगा, एक्वस, ठीक है क्या. तो जब एक्वस ये एक्वस मीडियम में जब होगा, तो ये क्या होगा, एल्यूमिनियम इसके साथ ट्राई हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और साथ में यहाँ पर क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस. सबको समझ में आ रहा है क्या, ठीक है. अच्छा, और ये जो ट्राई हाइड्रोक्साइड है बेटा, अगेन अब सुनना मेरी बात, ये जो ट्राई हाइड्रोक्साइड है ना, अगेन ये NaOH के साथ रिएक्ट करके अब यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना. जो क्या होगा, कौन बताएगा, OH4, और यहाँ पर ये हो जाएगा -1. इसको बैलेंस करने के लिए क्या आ जाएगा बेटा, सोडियम, ठीक है ना. और इसका क्या नाम है, टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट थर्ड आयन, मतलब सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट थर्ड आयन, ठीक है. तो ये हो जाएगा सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, ठीक है ना. क्या, एल्यूमिनेट थर्ड आयन. तो काम की बात इतना सा है बेटा, काम की बात इतनी से है कि यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है ना, वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है. क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या शो करता है, एम्फोटेरिक नेचर, ठीक है ना. और साथ में क्या करता है, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है ना. अच्छा, सेकंड थिंग, अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट कर बेटा, ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो ये एल्यूमिनियम HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा, तो ये जो है, ये HNO3 के साथ भी रिएक्ट कर सकता है. हाँ, करना तो चाहिए, बट ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है HCl, लेकिन ये ऑक्सी एसिड है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड है HNO3, पर इसके साथ कर सकता है. लेकिन अब ये ध्यान में रखने वाली बात ये है कि एल्यूमिनियम जो होता है ना बेटा, ये HNO3 के साथ में रिएक्ट नहीं करता. क्यों नहीं करता, क्योंकि बेटा ये ना, हाँ, ये एयर के साथ कांटेक्ट में आकर ये ना इनर्ट लेयर या इनर्ट ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है, और इनर्ट ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन करने की वजह से ये जो एल्यूमिनियम है, ये HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता. इसीलिए पूछा जाता है बेटा, एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि HNO3 को, ठीक है ना, किस कौन से मेटल कंटेनर में रखा जाता है. तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा. तो ऑप्शन में क्या आंसर रहेगा बेटा, एल्यूमिनियम. क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है ना, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर इनर्ट ऑक्साइड लेयर का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है. ठीक है, 1 मिनट बेटा. तो ध्यान में रखना, यहाँ पर सुने मेरी बात, कि एल्यूमिनियम जो है बेटा, एल्यूमिनियम
कहाँ पे ये लिखा हुआ था? हाँ, हाउएवर, यहाँ से, ठीक है। एल्यूमिनियम जो है, देखो एल्यूमिनियम जो है वे नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से तो रिएक्ट करता है। जैसे एल्यूमिनियम किससे रिएक्ट कर रहा है बेटा? एल्यूमिनियम HCl के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम +3 बना रहा है, और साथ में बेटा 6 क्लोरीन माइनस मतलब AlCl3 बनेगा आगे चल के, यस और नो? ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से तो रिएक्ट करता है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से यहाँ पर ये रिएक्ट नहीं करता। मतलब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अगर इसमें हम डाल दें तो एल्यूमिनियम जो होता है ये इनर्ट ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन करके, ठीक है ना, इसका जो सरफेस होता है बेटा वो पेसिव हो जाता है, ठीक है ना, इनएक्टिव हो जाता है, और ये HNO3 के साथ में रिएक्ट नहीं करता। तो सुनेंगे, यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे बेटा, अलग से फिर से मैं इसको लिखाना चाहूंगा। एल्यूमिनियम लिखेंगे बेटा यहाँ पर लाइन स्टार मार्क करके। एल्यूमिनियम forms inert oxide layer when it when they contact, लिखना बेटा ऐसा, when क्या बेटा? एल्यूमिनियम जो एल्यूमिनियम फॉर्म्स क्या बेटा? इनर्ट ऑक्साइड लेयर when एल्यूमिनियम contact with क्या बेटा? कॉन्टेक्ट विथ क्या बेटा? एयर। जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है ना तो क्या बनाता है? इनर्ट ऑक्साइड लेयर का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। समझ पा रहे हो क्या? दैट्स वाई, इसीलिए दैट्स वाई they did not react with oxo acid like क्या? HNO3। समझ पा रहे हैं कि बेटा? इसीलिए ना ये ऑक्सो एसिड जैसे HNO3 के साथ में रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है क्या कि which metal container is used for HNO3? एल्यूमिनियम। तो क्या बेटा आंसर क्या है? एल्यूमिनियम। ठीक है, क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है ना ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके Al2O3 का इनर्ट ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है। इनर्ट ऑक्साइड लेयर का क्या करता है बेटा? फॉर्मेशन करता है। और जब तो ऐसे तो क्या होता है, जैसे ये एल्यूमिनियम का कंटेनर है, लाइक ये ऐसा है बेटा, ये एल्यूमिनियम कंटेनर है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ना ये जो होता है ये इस तरीके से Al2O3 की कोटिंग बन जाती है, इसमें Al2O3 कोटिंग बन जाती है। और यहाँ पर आप आराम से क्या रख सकते हो? HNO3 को रख सकते हो। ये HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता। समझ में आ रहा है क्या बेटा? चलिए, तो आज हम लोग सर Al2O3 पॉइजनस है या नहीं? Al2O3 जो होता है ये पॉइजनस होता है या नहीं होता? हाँ, बेटा ये पॉइजनस, एक सेकंड, वो एक बार मेरे को नहीं, आई थिंक नहीं होना चाहिए बेटा। ये Al2O3 जो होता है ये पॉइजनस नहीं होता, एक बार देखना पड़ेगा मुझे।
नहीं होता ना, होता तो फिर हम लोग बेटा एल्यूमिनियम के मतलब पॉइजनस नहीं होता, अदरवाइज हम लोग एल्यूमिनियम के कंटेनर भी यूज नहीं करते ना। सर जो AlOH ये वाला होता है, AlOH मतलब सिर्फ हाइड्रोलिसिस अगर करवाते हैं अपन एल्यूमिनियम का, तो वो तो मतलब पॉइजनस बनेगा ना, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि जैसे एल्यूमिनियम के कंटेनर को ज्यादा देर तक पानी में भिगो के रखोगे तो फिर वो पॉइजनस हो जाता है, ऐसा होता है ना। पॉइजनस इफेक्ट शो कर, वैसे एल्यूमिनियम के